आज के इस वीडियो में क्लास 12 के प्री बोर्ड पेपर को हल करके बताया जाएगा। 2026 में जो रसायन विज्ञान का प्री बोर्ड पेपर हुआ है, पेपर का कोड 347 BCH के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्न को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। और यहाँ पहला क्वेश्चन से जो है शुरू किया जा रहा है। पहला जो क्वेश्चन है, एक मोलल जलीय विलयन में विलय का मोल प्रभाज होता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया। अब इसको हल करके पता करेंगे कि इसमें कौन से ऑप्शन जो है सही है। तो एक मोलल जलीय विलयन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, एक मोलल जलीय विलयन का पहले अर्थ को समझेंगे कि एक मोलल जलीय विलयन का अर्थ होता है जिस विलयन में विलय के मोलों की संख्या 1 हो। जिस विलयन में किसकी, विलय के मोलों की संख्या 1 हो तथा विलायक का जो भार कितना होना चाहिए, 1000 ग्राम हो, उसे एक मोलल कहा जाता है। इसका मतलब विलय के अगर मोलों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे विलय के मोलों की संख्या 1 है। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या 1 है। विलय की मोलों की संख्या को स्मॉल n से दिखाते हैं, तो लिखेंगे विलय की मोलों की संख्या इसमें कितना है, तो कहेंगे विलय के मोलों की संख्या इसमें दिया गया है, छोटा n लिखेंगे इसमें बराबर 1 हो गया। और यहाँ विलायक का भार लिखेंगे, और विलायक का जो भार है उसको बड़ा W से दिखाते हैं। विलायक का भार कितना होता है, तो लिखेंगे विलायक का भार W बराबर बड़ा W रहेगा और बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1000 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पर तो मोलों की संख्या निकल गया, लेकिन इसका मोलों की संख्या नहीं दिया गया, इसमें केवल भार जो है 1000 ग्राम है। अब यहाँ पर इसका अणुभार निकालेंगे, मतलब इसका अणुभार कितना होगा, मतलब जल का है ना, ये जल है और जल का जो है अणुभार कितना होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर H2O का अणुभार निकालेंगे। तो H2O का अगर अणुभार कैसे निकलता है, तो यहाँ पर H2O का जब अणुभार निकाला जाएगा तो H का जो है परमाणु भार जो है 1 होता है, 1 में 2 से गुणा करेंगे और O का जो है 16 होता है, बराबर हो जाएगा 2 1 का 2 हो गया प्लस 16, 16 2 मिलकर कितना आ जाएगा 18। यहाँ पर विलायक का अणुभार जो है जल है, यहाँ पर विलय का जो है मोलों की संख्या दिया है, यहाँ विलायक का भार 100 ग्राम था, और जल है, जल का अणुभार जो है 18 आ गया। अब यहाँ पर मोलों की संख्या निकालेंगे, तो इसका मोलों की संख्या होता है भार बटा अणुभार होता है। भार बटा क्या होता है, अणुभार होता है। अब n बराबर भार कितना है इसमें, तो कहेंगे भार 1000 है, और बटा क्या है, अणुभार कितना है, तो अणुभार जो है इसमें 18 दिया गया है। अब इसमें जो है 1000 में जो है ना 18 से क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। तो यहाँ भाग देने पे कितना आएगा, तो बड़ा n का मान निकल जाएगा, भाग देने पर 55 जो है 5-6 आ जाएगा। ये किसका मान निकल गया, ये जो मान निकला विलायक का मोलों की संख्या निकल गया, और यह जो निकला है प्रश्न में ही दे दिया गया है कि विलय की मोलों की संख्या 1 है। अब ये विलय का मोल प्रभाज निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पर विलय का मोल प्रभाज, तो लिखेंगे आपका विलय का मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है, तो विलय का मोल प्रभाज कहिए या मोल अंश कहिए, ठीक ना, क्या सूत्र होता है, यहाँ छोटा n बटा छोटा n प्लस बड़ा n, याद रखेंगे। यहाँ स्मॉल होता है, यहाँ स्मॉल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर यह छोटा n का मतलब हो गया विलय की मोलों की संख्या, और n का मतलब क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर विलय का पूछा गया, प्रश्न में किसका पूछा गया, विलय का मोल प्रभाज याद कीजिए, तो सूत्र यहाँ पर लिखा गया, और n का मान कितना दिया गया, तो n का मान इस प्रश्न में 1 है, और छोटा n का मान भी यहाँ पर 1 ही है, और बड़ा n का मान या भाग देने पर कितना आया है, 55 जो है ना 5-6 आया है। अब इसको जोड़ेंगे, 55.56 में 1 जोड़ लेंगे तो क्या बनेगा, 1 बटा 55 और 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 56.56 हो जाएगा। अब इसका दशमलव अगर हटाएंगे तो कितने से गुणा कर सकते हैं, 100 से ऊपर नीचे जो है गुणा करके इसका दशमलव हटा लीजिए, तो ऊपर क्या हो जाएगा 100 बटा, और 100 से दशमलव हटाएंगे तो आएगा 56 आ जाएगा। अब 56 में जब भाग करेंगे ना, तो भाग देने पे कितना आएगा, तो यह भाग दे करके चेक कर लीजिएगा, 0.017 जो है 1768 आ जाएगा। तो लगभग अगर इसका मान देखेंगे तो 0.017 इस से जो ये पॉइंट दिया है, तो एक पॉइंट इसमें बढ़ जाएगा, तो 0.08 हो जाएगा। इसमें मोलों की संख्या के मोल प्रभाज की मान क्या आ जाएगा, 0.018 आ जाएगा। इसमें केवल विलय का मोल प्रभाज पूछा गया था, तो विलय का मोल प्रभाज 0.018 आ जाएगा। तो कैसे इसको हल किया गया है, तो आप लोग समझ गए होंगे। पहले मोलों की संख्या विलय का दिया था, विलायक का भार दिया था, तो विलायक के भार की सहायता से मोलों की संख्या निकाल लीजिए, और उसका जब मोलों की संख्या निकल जाएगा तो मोल अंश का सूत्र लिखिए, और इसमें मान को क्या कर दीजिए, भर दीजिए, भर करके हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 0.017
0.018 जो है इसमें दूसरा वाला विकल्प इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें दूसरा वाला विकल्प क्या है, सही है। अब सीखेंगे अब अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न में प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा एक्टिनाइड नहीं है। तो इसमें जो एक्टिनाइड कौन है, तो ये चौथा ऑप्शन जो देख रहे हैं ये एक्टिनाइड, यूरेनियम जो है, कैलिफोर्नियम जो है, प्लूटोनियम जो है ना, ये एक्टिनाइड के सदस्य हैं। लेकिन ये चौथा जो दिया गया है टर्बियम जो दिया गया है यह एक्टिनाइड के जो श्रेणी के तत्व नहीं है। इसमें चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें पूछा गया एक्टिनाइड्स जो है नहीं है, तो नहीं है तो मतलब यह चौथा ऑप्शन इसमें सही है। अब अगला जो प्रश्न इसमें दिया गया है, अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे कि इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में कौन से अनचुंबकी हैं तथा चतुर्फलकी ज्यामिति होते हैं। इसमें बताना है कि अनचुंबकी कौन है। तो अनचुंबकी में कैसे देखिए, यहाँ पर ये प्रबल है, प्रबल लिगेंड है, ये देखेंगे ना, ये जो है ना दुर्बल लिगेंड है। जब दुर्बल लिगेंड है यह NiCH4 यहाँ 2 दिया गया माइनस, ये दुर्बल लिगेंड है तो ये क्या बनेगा, अनचुंबकी हो जाएगा। और जब अनचुंबकी चतुर्फलकी ज्यामिति होगा तो ये इसमें तीसरा वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला जो गया है यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड का अपचयन। जब बेंजाइल क्लोराइड का अपचयन कराया जाता है ना, और किसके उपस्थिति में, तो प्लेडियम और BaSO4 के उपस्थिति में जब अपचयन कराया जाता है तो बेंजल्डिहाइड बनता है। इस अपक्रिया को रोजेनमुंड अपचयन अपक्रिया कहा जाता है। रोजेनमुंड अपचयन अपक्रिया किसको कहा जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड का जब अपचयन होता है किसके उपस्थिति में, PD और BaSO4 के उपस्थिति में, तो बेंजल्डिहाइड बनता है। इस अपक्रिया को रोजेनमुंड अपचयन अपक्रिया कहा जाता है। अब अंग वाला जो क्वेश्चन देखेंगे, हिंसवर्ग अभिकर्मक कौन है। तो हिंसवर्ग अभिकर्मक तो बहुत ही आसान प्रश्न आया है। बेंजीन जो है सल्फोनाइल क्लोराइड जो होता है यही जो है हिंसवर्ग अभिकर्मक होता है। इसमें दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प तो बहुत ही आसान दिया गया था, बस पहला क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल दिया गया था और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी दिया गया था। और यहाँ पे देख सकते हैं जल में विलय जो है, अगला जो विटामिन क्या है, जल में विलय विटामिन। तो जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं B तथा C होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन है, B और C होते हैं। तो इसमें देखेंगे B कहीं दिया है, तो देखेंगे B तो नहीं दिया है लेकिन C दिया है। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। इसमें चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें जो है पूरे प्रश्न विकल्प का जो है समाप्त हो गया। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है राउल्ट का नियम को समझाइए। किसका नियम है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया राउल्ट के नियम को समझाइए तथा इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोग को लिखिए। तो राउल्ट का नियम पहले समझ लेते हैं अतः उनके महत्वपूर्ण जो है अनुप्रयोग के बारे में समझते हैं कि इनका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे राउल्ट का नियम। इस नियम के अनुसार, अब राउल्ट साहब का नियम क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये जो बना है ना वाष्प दाब का, ये आपेक्षिक अवनमन है। क्या है, यह वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और अभी आज पहला क्वेश्चन बताए हैं विलय के मोल प्रभाज, किसका, यह विलय के मोल प्रभाज के क्या है, बराबर होते हैं। कितना आसान हो गया। क्या कहा जाएगा, राउल्ट का नियम होता है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो है और जो है यहाँ पर विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, राउल्ट का नियम कहलाता है। तो बहुत ही आसान जो है नियम यहाँ पर पूछा गया है। तो राउल्ट का नियम 2 बार पढ़ देंगे ना तो आपको राउल्ट का नियम क्या होगा, याद हो जाएगा। अब यहाँ पर पढ़ेंगे राउल्ट के नियम के अनुप्रयोग। तो अब यहाँ पर राउल्ट के नियम का पहला अनुप्रयोग कहाँ होता है। तो पहला जो अनुप्रयोग लिख लेंगे कि राउल्ट का नियम का पहला जो अनुप्रयोग है विलयन का वाष्प दाब की गणना करने में। क्या लिखेंगे यहाँ पर, विलयन के वाष्प दाब की गणना करने में, वाष्प दाब की गणना करने में राउल्ट का नियम का प्रयोग होता है। किसका, राउल्ट का नियम का प्रयोग होता है, नियम का प्रयोग होता है। कितना आसान है पहला। दूसरा इनका उपयोग कहाँ करते हैं, दूसरा जो उपयोग होता है यह अवाष्पशील पदार्थ पर लागू होता है। इनका नियम जो है अवाष्पशील पदार्थ पर लागू होता है। इनका जो नियम है किस पर लागू होता है, अवाष्पशील पदार्थ पर जो है लागू होता है। तो राउल्ट के 2 जो है यहाँ पर अनुप्रयोग बताया गया। तो यहाँ पर राउल्ट का नियम और राउल्ट के नियम का अनुप्रयोग जो है आप लोग समझ गए होंगे। तो अब सीखेंगे जो है अगला प्रश्न क्या है।
अब अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि जो संक्रमण धातुएं समानांतर रंगीन यौगिक बनाती हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है। आपको कारण बताना है कि जो संक्रमण धातु होती हैं वो रंगीन यौगिक क्यों बनाती हैं, इनका कारण सहित आपको बताना है। तो यहाँ पर जो कारण सहित अगर आपको लिखना है तो कैसे जो है यहाँ पर लिखेंगे तो बताया जाएगा। इसका उत्तर क्या बनेगा, तो लिखेंगे इनमें जो है ना संक्रमण धातुओं में, लिखेंगे इनमें जो है, लिखेंगे इनमें उपस्थित जो है, इनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसमें लिखेंगे इसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को, दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को, ऊर्जा को, दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित, अवशोषित करके, अवशोषित करके, करके उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर, स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर वाली, वाली रिक्त, रिक्त डी ऑर्बिटल, डी जो है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में चले जाते हैं, में चले जाते हैं, चले जाते हैं, और डी डी, डी डी संक्रमण, डी डी जो है संक्रमण, संक्रमण हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। फलस्वरूप, फलस्वरूप, फलस्वरूप परावर्तित प्रकाश, फलस्वरूप परावर्तित प्रकाश, प्रकाश सफेद, सफेद न होकर, न होकर, सफेद न होकर क्या होते हैं, रंगीन, रंगीन होता है, रंगीन होता है। इसलिए, इसलिए, इसलिए जो है संक्रमण तत्व, इसलिए जो है संक्रमण तत्वों, तत्वों के यौगिक, तत्वों के यौगिक, यौगिक आयन रंगीन बनाते हैं, आयन क्या बनाते हैं, रंगीन, रंगीन होते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो आपको उत्तर क्या होगा, याद हो जाएगा। अब इसको 2 बार पढ़ दीजिए ना, आपको उत्तर याद है। कैसे बोलेंगे, इनमें उपस्थित, किनमें, संक्रमण धातुओं की बात हो रहा है, इनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को क्या करेगा, अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर वाली रिक्त डी ऑर्बिटल में क्या होते हैं, चले जाते हैं, और डी डी संक्रमण हो जाते हैं, डी डी क्या होते हैं, संक्रमण हो जाते हैं। फलस्वरूप परावर्तित जो प्रकाश होता है सफेद न होकर के क्या हो जाते हैं, रंगीन होते हैं। इसलिए संक्रमण तत्वों के यौगिक जो होते हैं ना, आयन जो होते हैं, रंगीन होते हैं। तो समझ में आ गया होगा। इसको 2 बार पढ़ लीजिए, आपको उत्तर क्या होगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित उप सहसंयोजन यौगिकों को आईपीएससी नाम लिखिए। अब यहाँ पर आईपीएससी नाम जो है बताना है, और एक पर जो है 1 नंबर मिलेगा, 2 आईपीएससी लिखेंगे 2 नंबर मिलने वाला है। तो कैसे आईपीएससी नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले जो लिखेंगे CONH3, नीचे जो दिया गया है आपका 6 है, नीचे यहाँ पर ध्यान देंगे कोष्टक के बाहर भी 2 दिया है, SO4। तो कैसे यहाँ पर लिखा जाता है नाम, सबसे पहले जो है ना इसका आईपीएससी नाम लिखने से पहले इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पर माना, माना जो है CO, और CO मतलब कोबाल्ट है, CO का ऑक्सीकरण संख्या यक्स है, CO का ऑक्सीकरण संख्या क्या मानेंगे, यक्स मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या जो है यक्स है। अब यहाँ पे यक्स हो जाएगा, अब यहाँ पर यक्स हो जाएगा तो CO के पास जो है यहाँ पर हो जाएगा यक्स प्लस, और अमोनिया उदासीन है तो इसलिए इसका 0 होता है, 6 से गुणा करेंगे, कोष्टक के बाहर देखेंगे यहाँ 2 लिखा है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, प्लस SO4, SO4 का कितना होता है, -2 होता है, और 3 से गुणा कर लेंगे, बराबर क्या होगा, 0। देखिए CO का x हो जाएगा, अमोनिया का 0 हो जाएगा, ठीक ना, और 6 से है तो 6 से गुणा करेंगे, बाहर 2 है तो कोष्टक के बाहर जो है 2 से गुणा कर लेंगे, SO4 का है -2, 3 से गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है ना x हो जाएगा, 6 शून्य कितना जाएगा, 0 हो जाएगा, कोष्टक के बाहर जो है 2 है, 2 तिहाई 6 हो गया,
बराबर 0 हो जाएगा। 0 को छोड़ दीजिए, अब 2 में x का गुणा करेंगे 2x हुआ। 6 को पक्षांतर कर दीजिए, -6 + 6 हो जाएगा। 2 नीचे जाएगा तो x बराबर क्या बनेगा 6/2। 2 से 6 कट जाएगा, x का मान आ गया 3। अब इसका जो है रोमन अंक में इसको लिखा जाता है, याद रखेंगे आक्सीकरण संख्या को रोमन अंक में लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे नाम अब यहाँ पर, तो 6 को ना हेक्सा बोला जाता है। 6 को क्या बोलते हैं हेक्सा, तो यहाँ लिख लेंगे, इसका नाम हो जाएगा हेक्सा। हेक्सा हो जाएगा, 6 को हेक्सा हो गया। और अमोनिया को ना एमीन बोलते हैं, तो हेक्सा एमीन हो जाएगा। एमीन के बाद से जो है ये कोबाल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद से जो है यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर जो है 3 हो जाएगा रोमन अंक में। और SO4 को सल्फेट कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर सल्फेट हो जाएगा। तो इसका IUPAC नाम क्या बना हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट हो गया। थर्ड कहाँ से आया, ऑक्सीकरण संख्या निकाले हैं तो 3 आया है, तो थर्ड रोमन अंक में लिखा जाता है। तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट जो है सल्फेट, इसका IUPAC नाम आ गया। तो अब इसका दूसरा IUPAC नाम सीखेंगे। अब दूसरा वाला का नाम दिया गया K3 है, क्वेश्चन में CR और यहाँ दिया गया C2O4, नीचे 3 घात दिया गया। अब इसका जो है हमको IUPAC नाम लिखेंगे। तो कैसे IUPAC नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले जो है लिखेंगे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर K3 था, क्या था K3 था, कोष्टक में क्या था CR था, CR और कोष्टक में C2O4 था, और नीचे जो है यहाँ पर ना 3 घात दिया गया है। अब इसमें भी वही काम करेंगे जो ऑक्सीकरण संख्या निकाले हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे माना जो CR का जो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पर CR का जो है ऑक्सीकरण संख्या यक्स हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या यक्स है, किसका CR का ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा। आज जब यक्स हो जाएगा तो यहाँ पर जो निकालेंगे K, तो K का ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है, तो 1 से 3 में गुणा हो जाएगा, प्लस CR का जो है यक्स हो जाएगा। और यह ऑक्सीलेटो है, इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है 0 होता है, 3 से गुणा कर लेंगे बराबर 0। 3 एक नाम 3 हो गया, प्लस यक्स हो जाएगा, 3 शून्य 0 हो जाएगा आपका, बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। 3 एक नाम जो है 3 पक्षांतर कर लेंगे क्या बनेगा -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीकरण संख्या माइनस में जो है नहीं लिखा जाता है, यहाँ ऑक्सीकरण संख्या -3 आया है, लेकिन जब भी लिखेंगे ना तो यहाँ पर प्लस ही लिखा जाता है। K का ऑक्सीकरण संख्या याद करेंगे, पोटेशियम का 1 होगा, 3 एक नाम 3 पक्षांतर करेंगे -3 हो जाएगा। नाम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर पहले जो देखिए कोष्टक के आगे पोटेशियम है, तो पहले पोटेशियम का नाम लिखेंगे। यहाँ पर पहला जो वाला जो मान होता है ना पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पोटेशियम जो बनेगा ना, अब ध्यान देंगे पोटेशियम अब ये बना, तो पहला जब ये आगे जब कोई पद रहता है तो ये धन आयन हो जाता है और ये ऋण आयन में इसको गिना जाता है। तो क्या बनेगा पोटेशियम हो गया। पोटेशियम के बाद से जो है ट्राई हो जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर ट्राई हो गया, पोटेशियम ट्राई हो जाएगा। और ट्राई के बाद क्या देख रहे हैं, ट्राई के बाद जो देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सलेटो है, क्या लिखेंगे यहाँ पर ऑक्सलेटो। ऑक्सलेटो क्या बनेगा यहाँ पर ऑक्सलेटो हो जाएगा, ऑक्सलेटो ठीक ना, ऑक्सलेटो है ठीक ना, ऑक्सलेटो इसका नाम हो जाएगा। और यह है क्रोमियम, तो क्रोमियम नहीं कहेंगे, अब यह धन आयन ऋण आयन हो गया ना, ये धन आयन हो गया और ये ऋण आयन माना जब कोष्टक आगे धन आयन ये ऋण आयन है तो क्रोमेट बोला जाता है, क्या बोलते हैं क्रोमेट, क्रोमेट हो जाएगा। और ऑक्सीकरण संख्या माइनस में है ना तो प्लस में रखा जाता है, प्लस यहाँ ऑक्सीकरण संख्या 3 रोमन अंक में लिखेंगे, यहाँ माइनस नहीं लगाया जाता है ठीक ना। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट जो है इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया है। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है एल्किल क्लोराइड की जलीय KOH से जो है अभिक्रिया होने पर एल्कोहल बनता है, जबकि एल्कोहली KOH के उपस्थित में एल्कीन जो है मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती हैं, समझाइए। तो यहाँ पर जो है अब समझेंगे कि क्या बताया गया कि एल्किल क्लोराइड के जो है KOH के साथ पहले क्रिया करा के चेक करेंगे कि यहाँ पर एल्कोहल बनता है, और जबकि एल्कोहलिक KOH के साथ जब क्रिया कराते हैं तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर पहला रिएक्शन समझेंगे कि यहाँ पर जो लिखा गया एल्किल क्लोराइड, तो कोई एक एल्किल क्लोराइड ले लेते हैं। एल्किल क्लोराइड का मतलब होता है एल्किल समूह। एल्किल समूह मतलब क्या है, यहाँ पर CH3 CH2 ले लीजिए, एल्किल समूह हो गया। और यहाँ पर क्लोराइड मतलब यहाँ क्लोरीन लगा दीजिए, क्लोराइड हो गया। और ये किसके साथ क्रिया कराएंगे, KOH के साथ जब क्रिया कराएंगे ना तो कहा गया कि यहाँ पर एल्कोहल बनता है। अब यहाँ कौन एल्कोहल बन जाएगा, तो यहाँ पर 2 कार्बन लिया गया है, तो 2 कार्बन वाला को कहते हैं CH3 CH2 जो है OH एथिल एल्कोहल बन जाएगा। और प्लस जो है देखिए OH इसके पास गया और Cl K के पास आएगा तो क्या बन जाएगा KCl हो गया। ये तो पहली अभिक्रिया में बताया गया कि प्रश्न में ही कि यह यहाँ पर कोई एल्किल जो है क्लोराइड ले लें और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया करा लेते हैं तो एल्कोहल बनता है, उसके साथ पोटेशियम क्लोराइड तो बनता है। लेकिन अब अगला जो बताया गया है कि अगर एल्किल जो है क्लोराइड ले लेते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पे जो ना अब यहाँ पर जो लेना है एल्किल जो है आपका जो है
CH2 और यहाँ पर जो है Cl, मतलब एल्किल जो है ना क्लोराइड यहाँ ले लेंगे। और यहाँ पर ये जलीय अवस्था में था, किस अवस्था में था, जलीय KOH में था। अब किस अवस्था में लेने को कहा गया है, एल्कोहाली। अब एल्कोहाली KOH के साथ जो क्रिया कराते हैं तब क्या बनता है, तो यहाँ बताया गया है कि यहाँ तो एल्कोहल बनता था, लेकिन यहाँ पर जो है ना एल्कीन क्या बनता है, एल्कीन समूह मतलब डबल बांड बनता है। तो यहाँ क्या बनेगा, CH2 डबल बांड, और यहाँ लिखेंगे CH2 डबल बांड हो जाएगा, एल्कीन बनता है। उसके साथ क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा, और उसके साथ जो है जल बनेगा। मतलब यहाँ पर दोनों पदार्थ सेम है। देखिए यहाँ पर सेम पदार्थ है, लेकिन यहाँ पर पदार्थ है, यहाँ पर जो सेम पदार्थ तो अभिकारक लिए हैं, लेकिन उत्पाद अलग अलग बन रहा है। तो यह क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब यहाँ पर जलीय अवस्था में जब इसको ले रहे हैं, या जलीय अवस्था है, तो जब जलीय अवस्था जब लिया गया है तो यहाँ पर एल्कोहल बना है, और ये एल्कोहाली समूह को लिया, एल्कोहाली KOH लिया गया है, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया है। तो क्यों ऐसा होता है, तो यहाँ लिख लेंगे एल्कोहाली जो माध्यम होता है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एल्कोहाली, एल्कोहालिक जो माध्यम होते हैं, माध्यम, एल्कोहाली माध्यम जल से लिखेंगे, जल से क्या हो जाते हैं, जल से कम, जल से लिखेंगे यहाँ पर कम जो है ध्रुवी होते हैं। जल से क्या होते हैं, कम ध्रुवी होते हैं, कम ध्रुवित होता है, कम जो है ध्रुवित होता है, इसलिए लिखेंगे ध्रुवित होता है। अतः क्या करते हैं, यह प्रबल क्षार की तरह, लिख लेंगे यहाँ पर प्रबल जो है क्षार की तरह, प्रबल क्षार की तरह जो है, प्रबल क्षार की तरह, प्रबल क्षार की तरह कार्य करता है ना, यह ध्यान देंगे। एल्कोहाली माध्यम जो होते हैं वह जल से कम ध्रुवित होता है, अतः प्रबल क्षार की तरह क्या करता है, कार्य करता है। तो यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर 2 में जितने भी प्रश्न आए हुए थे सभी प्रश्नों को जो है हल कर दिया गया। तो यहाँ पर बात को समझिएगा, ये जलीय अवस्था और ये जो है एल्कोहाली, दोनों का पदार्थ तो एक ही है, लेकिन ये जलीय अवस्था है और ये एल्कोहाली है, और यहाँ पर जो है एल्कोहल बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। तो क्यों ऐसा होता है समझ में आ गया, एल्कोहाली माध्यम जल से कम ध्रुवीय होता है, अतः प्रबल क्षार की तरह क्या करते हैं, कार्य करता है। 1 मोलर विलयन की अपेक्षा 1 मोलर विलयन अधिक सांद्रित क्यों होता है, 2 नंबर का यह क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ पर जो प्रश्न है 1 मोलर विलयन की अपेक्षा 1 मोलर विलयन अधिक सांद्रित क्यों होता है, तो यहाँ पर नोट करेंगे कि 1 मोलर जो विलयन होता है 1 मोलर विलयन से अधिक सांद्रित होता है। क्यों सांद्रित होगा, क्योंकि ध्यान देंगे, क्योंकि मोलरता, जो मोलरता होता है ना उसको कैपिटल M से दिखाते हैं, तो मोलरता यम जो है बिलियन के प्रति लीटर आयतन में घुले होते हैं। जो मोलरता होते हैं वो बिलियन में कैसे घुले होते हैं, प्रति लीटर आयतन में घुले विलेय के मोलों की संख्या बताती हैं। यहाँ पर आयतन में जो है, यहाँ पर जो बिलियन के जो प्रति लीटर आयतन में घुले हैं, और ये विलायक जो होते हैं ना या मोलरता जो होते हैं वो किलोग्राम में, ध्यान दीजिए इसमें लीटर में और ये क्या है किलोग्राम में। तो लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि मोलरता बिलियन के प्रति लीटर आयतन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को बताती हैं, जबकि मोलरता क्या बताती हैं, विलायक के प्रति किलोग्राम। बस यही पर अंतर है, देखिए ये लीटर है और ये क्या है किलोग्राम, द्रव्यमान में घुले विलेय की मोलों की संख्या को बताती हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर जो है कैसे हुआ, तो समझ गए होंगे कि मोलरता जो होते हैं वह बिलियन के प्रति लीटर में जो है आयतन में घुला होता है, जबकि विलायक जो होते हैं वह प्रति किलोग्राम द्रव्यमान में घुले विलेय के मोलों की संख्या को क्या करती हैं, बताती हैं। तो समझ में आ गया होगा, इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपका उत्तर क्या होगा, याद हो जाएगा। और यह प्रश्न तो कई सालों से पेपर में पूछा जा रहा है कि एथेनॉल का अम्लीय निर्जलीकरण से एथीन बनाने की क्रिया विधि लिखिए। तो इस प्रश्न को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न हर साल के पेपर में आता है। एथेनॉल के अम्लीय निर्जलीकरण से एथीन कैसे बनता है, इसकी जो है क्रिया विधि को जो है आपको बताना है। तो यहाँ पे पहले समझेंगे एल्कोहल का निर्जलीकरण क्या है। एल्कोहल का जो निर्जलीकरण होता है, एल्कोहल को H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थित में जब गर्म करते हैं तो वह एल्कीन बनता है, तथा जल के अणु क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इस अभिक्रिया को निर्जलीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो एल्कोहल का सूत्र क्या है, CH3CH2OH है, यह एल्कोहल है। और H2SO4 क्या है, यह सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थित में जब इसको गर्म किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थित
में जो है गर्म करेंगे तो यह जो एथिल एल्कोहल वो टूट करके जो किसमें बदल जाता है, एल्कीन में बदल जाता है और जो है इसके साथ जल बाहर निकल जाता है। अब इसका क्रिया विधि के बारे में बताना है तो क्रिया विधि क्या लिखेंगे, इसकी क्रिया विधि निम्न है। पहला जो काम होगा, एल्कोहल का जो है प्रोटीनीकरण कराया जाता है। अब लिखेंगे जब एल्कोहल का प्रोटीनीकरण कैसे होगा, तो लिखेंगे जब एल्कोहल को प्रोटॉन आक्रमण करता है तो वह किसमें बदल जाता है, प्रोटोनेट एल्कोहल बनाता है। पहला काम होता है क्रिया विधि एल्कोहल का प्रोटीनीकरण होगा। अब प्रोटीनीकरण का मतलब हो गया कि जब एल्कोहल पर क्या करेगा, प्रोटॉन जब आक्रमण कर लेता है तो वह बनाता है प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनाता है। अब यहाँ पर CH3 CH2OH है और यह H प्लस है। अब H प्लस क्या है, यह H प्लस प्रोटॉन है, इसके ऊपर आक्रमण करेगा तो क्या होगा, यह H जो है ना, यह H जो है O के साथ जो है लग जाएगा। तो यहाँ पर O के साथ यहाँ प्लस हो गया और यहाँ पर H जो लगा ही है, पहले से इसमें भी H है, इसमें भी H है, बस ये प्लस उठ करके जो है यहाँ पे चला जाएगा और H इसके पास जो है ज्वाइंट हो जाएगा। इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है प्रोटोनेट, क्या नाम है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल इसको बोलते हैं। अब ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल की क्रिया कैसे कराएंगे अब आगे समझेंगे। अब यहाँ पर दूसरा जो क्रिया होगा कार्बोधनाइन का बनना। अब जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल था, प्रोटोनेटेड एल्कोहल को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। मतलब इसको जब गर्म किया जाता है तो किसमें बदल जाता है, कार्बोधनाइन में बदल जाता है। कार्बोधनाइन का मतलब इसमें का H2O इसमें से क्या आएगा, बाहर निकल जाता है, इसमें H2O बाहर आएगा और ये धन आयन जो है बन जाता है। CH3 CH2 जो है यहाँ पर धन आयन बनता है, उसको बोला जाता है कार्बोधनाइन बनता है। कब बनेगा, जब प्रोटोनेट एल्कोहल को क्या करते हैं, गर्म करेंगे तो यह कार्बोधनाइन में बना और जल बना। अब ये कार्बोधनाइन जो है ना, कार्बोधनाइन को जब गर्म किया जाता है तो ये कार्बोधनाइन को जब गर्म करेंगे तो यही एल जो है एथीन बनेगा और उसी को कहा जाता है एल्कीन समूह। और यहाँ बना CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसमें से प्रोटॉन जो आक्रमण किया था वह प्रोटॉन जो है पुनः बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो ये एथीन का बनना हो गया। और इसमें यही पूछा गया था प्रश्न में कि जो है यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं क्या है, एथेनॉल का अम्लीय निर्जलन से एथीन बनाने की क्रिया विधि लिखिए। तो कैसे क्रिया विधि हुआ, सबसे पहले एथिल एल्कोहल पर प्रोटॉन का जो है आक्रमण कराते हैं तो प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेगा। और पुनः जो प्रोटोनेट एल्कोहल को जब गर्म करते हैं तो कार्बोधनाइन बनेगा और पुनः जो कार्बोधनाइन को जब गर्म करेंगे ना तो वह एथीन में बदल जाएगा। इसी को क्रिया विधि को लिखना है तो इसको 2 बार आप लोग पढ़ लीजिए, आपका क्रिया विधि जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अब अगला जो प्रश्न है, एसल्डिहाइड तथा एसीटोन में आप किस प्रकार विभेद करेंगे, किन्हीं 2 रासायनिक परीक्षणों को जो है लिखिए। अब यहाँ पर एसल्डिहाइड को एथेनॉल कहा जाता है, एथेनॉल, और एसीटोन को जो है यहाँ पर किस प्रकार जो है अंतर आपको बताएंगे, 2 रासायनिक परीक्षण के माध्यम से आपको बताना है। तो यहाँ पर जो लिखेंगे एसल्डिहाइड तथा एसीटोन में विभेद। अब यहाँ पर जो ना पहला अगर हम लोग इसका अंतर करेंगे तो यहाँ पहला अंतर क्या बनेगा, तो यहाँ पहला अंतर लिख सकते हैं कि जो एसल्डिहाइड होता है ना, पहला देखेंगे यहाँ पर एसल्डिहाइड जो होते हैं, देखेंगे यहाँ पर एसल्डिहाइड जो है टालिन अभिकर्मक के साथ जब क्रिया करते हैं, किसके साथ, टालिन अभिकर्मक के साथ जब क्रिया करते हैं, टालिन अभिकर्मण के साथ जो है के साथ जो क्रिया करते हैं, के साथ क्रिया करते हैं तो रजत दर्पण बनाते हैं। क्या क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, रजत जो है दर्पण बनाते हैं, रजत दर्पण बनाते हैं। जबकि अब यहाँ लिखेंगे जबकि, अब पहला अंतर बताना है, जबकि जो एसीटोन होता है, जबकि एसीटोन जो है, एसीटोन टालिन अभिकर्मक के साथ क्रिया नहीं करता है। टालिन जो है अभिकर्मण के साथ जो है क्रिया नहीं करता है, मतलब क्रिया नहीं करता है। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो बना है क्रिया नहीं, यहाँ पर लिखेंगे करता है। तो यहाँ क्या समझे कि जो एसल्डिहाइड होते हैं, कौन होते हैं, एसल्डिहाइड, और एसल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CH3CHO, ये एसल्डिहाइड हो गया। और ये टालिन अभिकर्मक है Ag2O, इसका नाम है टालिन अभिकर्मक। अब ये क्रिया करेगा किसके साथ, जो क्रिया किया तो टालिन अभिकर्मक के साथ क्रिया किया तो ये बनेगा CH3COOH, इसका नाम क्या हो गया, एसिटिक अम्ल, जो
कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। और यहाँ पर 2Ag बना, ये रजत दर्पण बना। तो पहला जो है अब क्रिया समझ में आ गया होगा कि जब एसल्डिहाइड की जो क्रिया किसके साथ कराया गया, टालिन। टालिन अभिकर्मक किसको कहते हैं, सिल्वर ऑक्साइड को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब यह एस्टिक अम्ल बना और इसी का नाम जो बना रजत दर्पण बना। क्या बना, रजत दर्पण कहा जाता है सिल्वर को, ठीक ना। तो यहाँ पर पहला जो है आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि एसल्डिहाइड जो होता है वो टालिन अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है तो रजत दर्पण बनाते हैं, जबकि एसीटोन जो होता है ना टालिन अभिकर्मक के साथ क्रिया करता ही नहीं है। जैसे यहाँ पर एसीटोन का मतलब क्या है, CH3CO और लिखेंगे यहाँ पर CH3, ये हो गया एसीटोन। और एसीटोन जो है ना किसके साथ, Ag2O के साथ जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर कोई क्रिया नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगा, मतलब कोई क्रिया ही नहीं होगा। तो यहाँ पहला अंतर जो है आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर बताया गया कि जब यह एसीटोन जो है टालिन अभिकर्मक के साथ जब क्रिया करता है तो कोई अभिक्रिया या कोई पदार्थ नहीं बना पाता है। पहला जो है अंतर आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा परीक्षण के साथ अंतर समझेंगे। दूसरा परीक्षण में अंतर क्या है, अब यहाँ 2 लिखेंगे दूसरा अंतर में। अब दूसरा अंतर में लिखेंगे कि जो एसल्डिहाइड होते हैं ना, एसल्डिहाइड क्या लिखेंगे यहाँ पर, एसल्डिहाइड जो होते हैं वो फेलिंग विलयन के साथ, क्या लिखेंगे, एसल्डिहाइड फेलिंग विलयन के साथ, फेलिंग विलयन के साथ फेलिंग विलयन लिख देंगे यहाँ पर, फेलिंग जो है विलयन, विलयन के साथ, फेलिंग विलयन के साथ जब गर्म किया जाता है, के साथ जब गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो क्या बनाता है यहाँ पर, गर्म किया जाता है तो क्यूपरस, क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्यूपरस जो है ऑक्साइड, क्यूपरस जो है ऑक्साइड जो है बनाता है, क्यूपरस ऑक्साइड तथा ऑक्साइड तथा यहाँ लिख देंगे एसिटिक अम्ल बनाता है, एसिटिक जो है अम्ल बनाता है, एसिटिक अम्ल बनाता है। जबकि लिखेंगे यहाँ पर, जबकि क्या लिखेंगे, जबकि एसीटोन जो है, जबकि एसीटोन जो है ना, एसीटोन जो है फेलिंग विलयन के साथ, क्या लिखेंगे, एसीटोन जो है फेलिंग विलयन के साथ, फेलिंग विलयन के साथ क्रिया नहीं करता है, फेलिंग विलयन के साथ जो है क्रिया नहीं करता है, के साथ जो है क्रिया नहीं करता है। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ एसल्डिहाइड की जो है क्रिया कराएंगे तो एसल्डिहाइड की जब क्रिया कराएंगे किसके साथ, यहाँ लिखेंगे CH3CHO, यह एसल्डिहाइड हो गया। और यहाँ पर जो है कापर का ऑक्साइड है तो यह कापर का ऑक्साइड इसको कहते हैं फेलिंग विलयन के साथ जब क्रिया करेगा तो यहाँ बनेगा CH3COOH बन जाएगा और यहाँ बनेगा यहाँ पर Cu2O, इसको कहते हैं क्यूपरस का ऑक्साइड कहा जाता है, क्यूपरिक जो है ऑक्साइड Cu2O हो जाएगा। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ये क्रिया किसके साथ हुआ, फेलिंग विलयन के साथ जो क्रिया हुआ तो क्या बना, तो एस्टिक अम्ल बन गया और उसके साथ क्या बना, क्यूपरस का जो है ऑक्साइड बन गया। और जबकि जो है अगर एसीटोन ले लेते हैं, एसीटोन का सूत्र क्या है, CH3CO, CH3 एसीटोन लेकर के जो गर्म करेंगे किसके उपस्थित में, CuO के साथ क्रिया करेंगे तो यहाँ कोई अभिक्रिया नहीं होगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोई अभिक्रिया नहीं होगा। तो अंतर जो है आप लोग समझ गए होंगे, लिखेंगे कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं होगा, कोई अभिक्रिया नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे कोई अभिक्रिया जो है ऊपर लिख देंगे कोई अभिक्रिया नहीं है, नहीं होगा, ठीक ना, कोई अभिक्रिया नहीं है मतलब इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगा, इसमें भी कोई अभिक्रिया नहीं होगा। किसके साथ, यहाँ पर जो है टालिन अभिकर्मक के साथ क्रिया कराए और यहाँ पर जो क्रिया किसके साथ करा रहा है, यहाँ पर जो क्रिया हो रहा है कि यहाँ पर जो है फेलिंग विलयन के साथ क्रिया कराए, कोई अभिक्रिया जो है यहाँ पर भी नहीं होगा। तो ये अंतर जो है दो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है कि ग्लूकोज अणु में 5 OH समूह होते हैं और एक जो है CHO समूह उपस्थित होते हैं, रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए। ग्लूकोज के अंदर जो है 5 OH समूह होते हैं और एक जो है एल्डिहाइड समूह उपस्थित होते हैं, इनका रासायनिक समीकरण देते हुए जो है आपको समझाना है। तो यहाँ पर ग्लूकोज में पहले लिखेंगे, यहाँ पर ग्लूकोज में जो है एक एल्डिहाइड समूह पहले समझ लेते हैं, उसके बाद से 5 जो है OH समूह के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित। अब ग्लूकोज में जो एक जो है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मतलब CHO समूह इसके अंदर रहता है।
जब ग्लूकोज को ब्रोमीन जल के उपस्थित में ऑक्सीकरण कराने पर ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। ये रासायनिक समीकरण आपको लिखना पड़ेगा। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? CHO होता है, एक एल्डिहाइड है, और यहाँ CHOH 4 है यहाँ पर है, और CH2OH यहाँ पर एक है। तो इसको जब क्रिया कराएंगे किसके साथ? ऑक्सीकरण के साथ क्रिया कराएंगे। किसके उपस्थित में? ब्रोमीन जल के उपस्थित में जब क्रिया कराएंगे तो यह जो बनेगा ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। अब ग्लूकोनिक अम्ल बनने से यह अभिक्रिया से क्या स्पष्ट होता है? तो लिखेंगे इस अभिक्रिया से स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। ग्लूकोज में क्या होता है? एक एल्डिहाइड समूह जो है उपस्थित होता है। इस अभिक्रिया से क्या साबित हुआ? तो देख रहे इसमें एक ही CHO समूह है, और यह जो है ऑक्सीजन के साथ जो है ऑक्सीकरण के साथ जो है ग्लूकोनिक अम्ल बना लिया। तो इससे स्पष्ट हुआ कि ग्लूकोज में एक जो है एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित होता है। अब 5 OH समूह जब उपस्थित रहेगा कैसे होगा? तो लिखेंगे जब ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराने पर जो है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। तो लिखेंगे यहाँ पर ये ग्लूकोज क्या है? CHO है, और जो है CHOH यहाँ OH 4 गो है, और एक OH यहाँ है 5 गो है। तो पेंटा इसको 5 गो इसमें OH समूह है, और किसके साथ क्रिया कराया गया? एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराया गया। तो ये क्या बना है? ये बना है CHO उतर गया है, CHOH है, इसमें COCH3 यहाँ लग गया 4 हो जाएगा, COCH3 इसमें लग गया 4, 4 एक 5 हो जाएगा, और इसके साथ जो है एसिटिक अम्ल बन गया। तो इसमें स्पष्ट होता है, इस अभिक्रिया से जो है स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज के अंदर जो है 5 OH, 4 यहाँ एक यहाँ 5 जो है OH समूह जो है उपस्थित होता है। देखिए ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित होते हैं, और 5 जो है OH समूह जो है उपस्थित होते हैं। तो समझ में आ गया होगा। और भी रासायनिक समीकरण द्वारा आपको बताना है, तो रासायनिक समीकरण द्वारा जो है बताया गया। तो आप सीखेंगे अब अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न दिया गया है, 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.62 केल्विन का औनमन होता है। यदि वह विलयन में द्वितीय बनाता है तो अम्ल का संगुणन कितने प्रतिशत होगा? बेंजीन के लिए मोलल औनमन स्थिरांक कितना दिया गया है? 4.9 केल्विन केजी मोल का इनवर्स है। तो इसमें जो प्रश्न में कितने मान दिया गया है? 1 मान, 2 मान, 3 मान और 4 मान, और एक यहाँ भी दिया गया। टोटल यहाँ पे देखा जाए तो 5 मान जो है यहाँ पे दिया गया है। तो पांचों मानों को जो है ना पहले प्रतीक में बदलेंगे। यहाँ पे देखिए 2 ग्राम है और ये 25 ग्राम है। तो जब 2 ग्राम है तो यह हो गया विलेय और यह हो गया विलाया। कैसे पता चले? जिसकी मात्रा कम होता है वो उसको विलेय कहा जाता है, जिसकी मात्रा ज्यादा होता है उसे विलायक कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि विलेय कितना है, विलायक कितना है, पहले इसको नोट कर लेंगे। तो विलेय यहाँ पर कितना दिया गया पहले इसको नोट करेंगे। अब विलेय को किससे दिखाया जाता है? तो छोटा छोटा W जो दिखाएंगे वो विलेय का भार है। और कितना दिया गया प्रश्न में? 2 ग्राम दिया गया है। तो यहाँ 2 ग्राम लिख लेंगे। और बड़ा W जो मान दिया गया है वह मान जो दिया गया यहाँ पर 25 जो है ग्राम दिया गया है। लिखेंगे यहाँ पर 25 जो है ग्राम हो जाएगा। यहाँ पर 25 जो है ग्राम हो गया। और 25 ग्राम को जो ना यहाँ पर केजी में बदल लेंगे। क्या बनेगा? 25/1000 हो जाएगा। और यहाँ पर जब 1000 भाग कर देंगे तो वह बन जाएगा किसमें? केजी में हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ W का मान निकल गया 25 ग्राम। 25 ग्राम हो बड़ा W और छोटा W का मान क्या है? 2 ग्राम है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना मान को रखेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर मान जो है और किसका मान दिया गया है? तो डेल T जो है डेल TF का मान जो दिया गया है यह मान कितना दिया गया है? तो यहाँ पर दिया गया 1.62 केल्विन दिया गया है। अब यहाँ पर जो है हिमांक का औनमन इसको कहा जाता है। डेल TF 1.62 केल्विन दिया गया है। और KF का मान कितना दिया गया है? तो KF का मान जो दिया गया है यहाँ पर प्रश्न में KF का मान दिया गया है 4.9 केल्विन जो है केल्विन केजी मोल का जो है इनवर्स दिया गया है। तो यह मान नोट हो गया। कितने मान नोट हो गया? 1 मान, 2 मान, 3 मान, 4 मान जो है नोट हो गया। इसमें अल्फा बराबर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? अल्फा का मान जो है आपको निकालना है। अल्फा बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले जो है ना यहाँ सूत्र लागू करेंगे हिमांक का औनमन। क्या होता है? यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर हिमांक का औनमन। लिखेंगे यहाँ पर हिमांक का औनमन का क्या सूत्र होता है? हिमांक का जो है औनमन का जो सूत्र होता है पहले सूत्र को याद कर लेंगे। तो सूत्र क्या बना है? तो हिमांक के औनमन का सूत्र होता है डेल TF बराबर होता है। यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पर I KF हो जाएगा।
छोटा W यहाँ पर छोटा W बटा हो जाएगा, यहाँ पर यम हो जाएगा और बड़ा जो है W हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है डेल टी एफ बराबर क्या होता है, आई के एफ छोटा W बटा यम इंटू बड़ा W होता है। इसमें पहले किसका मान निकालेंगे, तो यहाँ पर जो है 1/2 जो गुणक है उसको आई का पहले मान निकालना पड़ेगा, 1/2 जो कारक है उसको आई का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब पक्षांतर करना पड़ेगा, आई को यहाँ पर लाना है और जो है आई का सूत्र बनाना पड़ेगा। तो आई का सूत्र क्या बनेगा, इसमें अगर गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर आई लिखेंगे, यहाँ पर के एफ छोटा W बराबर, इसमें गुणा हो जाएगा तो यह अंश में है तो इसके साथ गुणा होगा तो क्या बनेगा, डेल टी एफ हो जाएगा, यम हो जाएगा, बड़ा W हो जाएगा। अगर आई बराबर रोक लें तब क्या बनेगा, तो लिखेंगे डेल टी एफ हो जाएगा, यम हो गया, W हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा, पूरे का बटा हो गया। और यहाँ पर जो लिखेंगे आपका जो है के एफ नीचे चला जाएगा तो लिखेंगे आपका के एफ हो गया और यहाँ पर जो बनेगा जो है W हो जाएगा, W छोटा W ऊपर बड़ा W नीचे छोटा W। अब इसमें मान को भरेंगे तो यहाँ आई बराबर जब रखा जाएगा तो यहाँ पर जो है बेंजोइक अम्ल है, ध्यान दीजिएगा बेंजोइक अम्ल का अणुभार यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा। तो बेंजोइक अम्ल का अणुभार जो है कैसे निकलेगा, कार्बन 6 हाइड्रोजन 5 COOH। तो इसका अणुभार जब निकालेंगे ना, अणुभार जब निकाला जाएगा तो कैसे अणुभार निकालेंगे, और यहाँ पर अणुभार निकाल के चेक कर लीजिएगा, कार्बन का 12 × 6 72, 1 में 5 का गुणा हो जाएगा, C का 12, O का 16, O का 16, H का 1। तो सबका अगर अणुभार निकालेंगे तो इसका अणुभार 122 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अणुभार, 122 जो है इसका अणुभार आ जाएगा। आपको याद रखिए निकाल करके चेक कर लीजिएगा, कार्बन का 12 में 6 का गुणा, H में 1 का गुणा 5 में, C का 12, O का 16, O का 16, H का 1, यहाँ पे टोटल जोड़ेंगे तो 122 आ जाएगा। इसमें मान रखेंगे। अब यहाँ पर जो मान रखा है, यहाँ जो मान दिया गया है, अब किसका मान रखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर पहला जो लिखा है डेल टी एफ का मान जो है रखना है। तो डेल टी एफ का मान प्रश्न में देखेंगे कितना है, 162 कितना है, यहाँ लिखेंगे 100 जो है 1.62 है, 1.62 है। यम का मान तो अभी निकाला गया है, बताए हैं कि अणुभार है, कितना अणुभार है 122 हो गया। और भार मतलब जो है विलेय का भार वो कितना है 25 है, क्या लिखेंगे आपका 25 और गुणे 10 के पावर क्या था 10 के पावर, यहाँ पर 10 के पावर -3 कहाँ से आ जाएगा, क्योंकि 25 या 10 के पावर 3 बन जाएगा, 1000 है तो 1000 के ऊपर 10 के पावर 3 घात है 1000। इसको ऐसे भी आगे लिख सकते हैं 25 गुणे 10 के पावर -3 kg लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 3 घात प्लस में होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3 मान भरा गया, पूरे का बटा हो जाएगा। और के एफ का मान देखिए कितना है, के एफ का मान 4.9 है तो यहाँ लिखेंगे 4.9 हो जाएगा। और गुणे W का मान क्या है, तो W का मान 2 है, W का मान क्या है यहाँ पर 2 हो गया। अब 2 से जो है कौन कटेगा, तो 2 से तो ये कट सकता है, ये भी कट सकता है, 2 से इसको काट देंगे, 122 को काटेंगे क्या बनेगा, 122 को काटेंगे तो 61 बार में 6 दूनी 12, 2 1 9 2 61 हो गया। 61 का गुणा इसमें कर लेंगे तो क्या बनेगा, आई बराबर 1.62 गुणे 61 हो जाएगा, गुणे 25 हो जाएगा, गुणे 10 के पावर क्या है -3 हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा। और नीचे क्या बचेगा 4.9 हो जाएगा। अब तीनों का जो है गुणा करेंगे तो आई का मान निकल जाएगा। तो तीनों का गुणा करने पे कितना आएगा 2470 दशमलव जो है 5 आ जाएगा। और गुणे 10 के पावर क्या है -3 है, पूरे का बटा क्या है 4.9 है। अब दोनों का दशमलव आपस में क्या है बराबर है, दशमलव को हटा देंगे तो आई बराबर क्या बनेगा, आई बराबर बनेगा 24 जो है 70 था तो 24 70 जो है दशमलव हट जाएगा, 24,705 हो गया, नीचे 49 हो जाएगा। और गुणे 10 के पावर क्या बनेगा -3 हो गया। अब आई बराबर आ जाएगा 49 में जब भाग कर देंगे ना तो इसका मान कितना आएगा, तो 49 में जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 504 दशमलव जो है 504.18 आ जाएगा। और गुणे 10 के पावर क्या बनेगा -3 आएगा। अगर ये -3 को हटा दें तो 3 स्थान दशमलव इधर आगे आ जाएगा तो आई बराबर क्या बनेगा 5.0418 हो जाएगा। ये जो मान निकला किसका मान निकल गया, तो लिखेंगे यह मान जो है इसके आगे कितने स्थान दशमलव 3 स्थान दशमलव उसका है ना 1 2 3 यहाँ दशमलव लगेगा, यह जो है दशमलव यहाँ पर 5 के आगे चला जाएगा क्योंकि 3 स्थान दशमलव उसका है। तो यह जो है यहाँ पर जब दशमलव लगेगा तो क्या बनेगा यहाँ पर 0.50
0.0418 हो जाएगा। ये किसका मान निकल गया? तो यह वांट हाफ कारक है। क्या नाम है इसका? नाम है वांट हाफ कारक। पहले आई की गणना कर लिया गया, तो आई का मान जो निकला है समझ में आ गया होगा कैसे आई का मान निकालें। जब तक आई का मान नहीं निकलेगा ना तब तक अल्फा का मान नहीं निकाल पाएंगे। तो अल्फा का मान निकालने के लिए अब यहाँ पर एक फार्मूला लागू करेंगे और उसी फार्मूला के सहायता से जो है ना जो है अल्फा का मान निकाला जाएगा। तो अब अगला जो है यहाँ पर जो सूत्र बनेगा, अब ये तो आई का मान निकल गया, अब यहाँ आई का जो है सूत्र के सहायता से अल्फा का मान निकालेंगे। तो सूत्र क्या होता है? अब अगला लाइन में यहाँ सूत्र लिखेंगे कि आई बराबर होता है, सूत्र होता है 1 माइनस अल्फा प्लस होता है अल्फा बटा यन। अब इस सूत्र से जो है अल्फा का मान निकालेंगे। अब इसमें यन का मान क्या है? कितनी संख्या दिया गया है? तो एक बार संख्या को देख लेते हैं कि प्रश्न में क्या दिया गया है। यहाँ बोला गया है बिलियन में द्वितीय जो बताया, द्वितीय जो है इसका मतलब यन का मान 2 रखना है। यन का मान क्या रखना है? 2 रखना है। तो यहाँ लिखेंगे यन बराबर 2 रखने पर, अब देखिए आई का मान निकल चुका है, ये आई का मान है, यहाँ भी आई का मान रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर यन बराबर 2 रखने पर। अब यन पर 2 रखने पर कहां से आ गया? क्योंकि प्रश्न में बताया गया है कि यन के जगह पे 2 रखना है। जब यन के जगह 2 रखेंगे आई का मान क्या है? तो कहेंगे आई का मान 0.5048 हो जाएगा बराबर 1 माइनस अल्फा हो जाएगा प्लस अल्फा हो गया बटा में 2 हो जाएगा। तो ये लाइन समझ में आ गया कि यन के जगह पे 2 रखना। प्रश्न में कहा गया द्वितीय, तो द्वितीय रखा गया। अब ये 1 को जो ना ये 1 को यह पक्षांतर कर देंगे, 1 इधर आएगा तो ये प्लस 1 है, पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 0.5048 माइनस 1 हो जाएगा बराबर। अब 2 में अल्फा का गुणा करेंगे, तो 2 में अल्फा का गुणा करेंगे तो -2 अल्फा प्लस अल्फा पूरे का बटा 2 हो गया। अब इतना में से जो है इतना में से 1 को क्या करना है? घटा देना है। तो घटाने पर लगभग मान कितना आ जाएगा? तो घटाने पर जो मान आएगा, अब ये मान को पहले क्या करेंगे? यहाँ पर नोट कर लेंगे। मान नोट करने के बाद से ना इसमें से एक अल्फा में से कितने अल्फा को घटाना है? तो एक अल्फा में से जब देखिए यहाँ एक अल्फा में से जब 2 अल्फा को घटाएंगे तब क्या बनेगा? तो ये मान पहले देखिए यहाँ थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, तो अब यहाँ पर जो है पन्ना को हम पलटते हैं। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं हम आगे। अब इसमें से जो है 1 को घटा देंगे तो क्या बनेगा? माइनस हो जाएगा 0.496 लगभग मान आ जाएगा। और इसमें से एक अल्फा में से 2 अल्फा घटाएंगे तो माइनस अल्फा बटा 2 हो जाएगा। माइनस से माइनस को क्या करेंगे? काट देंगे। 0.496 बराबर क्या बनेगा? यहाँ पर अल्फा बटा 2। अब 2 में जब इसमें गुणा कर लेंगे तो अल्फा में जब 2 का गुणा हो जाएगा इसमें तो क्या बनेगा? यहाँ पर 0 जो आ जाएगा 992 आ जाएगा। 0 क्या आ गया? 992 जो है अल्फा का मान आ गया। अब अल्फा का जो मान कैसे आया, एक एक लाइन जो है आप लोग समझ लिए होंगे। यहाँ पर जो है ध्यान देंगे, यहाँ पर जो मान निकाला गया है यहाँ पर सभी मानों को जो है आप लोग क्रमशः जो है देखे हैं, भरा गया है क्रमशः। मान भर करके पहले आई का मान निकाला गया और आई का मान जब निकल गया है उसके बाद से आई का मान के बाद से इसका सूत्र लिखा गया आई बराबर, और आई बराबर सूत्र भर करके एक एक लाइन को जो है सॉल्व किया गया है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप लोगों को यदि समझ में नहीं आया होगा तो एक बार इसको जो है एक बार और चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न पेपर में हमेशा पूछा जा रहा है। ऐसे प्रश्न को जो है आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब अगला जो प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, इसमें आगे जो अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो इसमें परसेंटेज में भी इसका मान निकलता है। तो परसेंटेज अगर निकालेंगे तो 100 से क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो यहाँ 100 से गुणा कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा? 100 से जब गुणा करेंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगा। तो 2 स्थान दशमलव को सूख जाएगा। 99.2% जो है मान निकल गया। इसी का गणना करना था, अल्फा की गणना करना था, तो अल्फा का मान 99.2% आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अब अगला प्रश्न दिया गया है संक्षारण क्या होता है। यहाँ बताना है कि संक्षारण क्या होता है। किसी धातु को संक्षारण को रोकने के लिए किन्हीं 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो संक्षारण का मतलब जंग लगना, लोहे के ऊपर जो है जंग लग जाना ही क्रिया क्या कहलाएगा? संक्षारण। तो इसकी परिभाषा बताना है और उसको रोकने की जो है 2 उपाय भी आपको बताना है। तो इसका उत्तर क्या बनेगा? अब यहाँ पर जो है संक्षारण का जो है हेडिंग नोट कर लेंगे, संक्षारण क्या होता है। अब यहाँ लिखेंगे धातुओं, क्या लिखेंगे यहाँ पर? संक्षारण की परिभाषा लिखेंगे धातुओं का वायु और जल, धातुओं का वायु माने हवा और जल की उपस्थिति में
जल के उपस्थिति में धीरे धीरे क्या होना, क्षय होना धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाती हैं। धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाती हैं। जैसे में जो है, जैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है जैसे क्या होगा इसका संक्षारण में, कि कब एक घटना घटती है, जब लोहे पर जंग लग जाता है, तो लिखेंगे यहाँ पर लोहे पर जो है जंग लगना भी क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है, जंग लगना। और दूसरा लिख सकते हैं यहाँ पर, जो तांबे और पीतल पर जो होते हैं ना, तांबे तथा पीतल पर हरे रंग का धब्बा पड़ना, ये सब क्या कहलाता है, संक्षारण का जो है कारण है। अब इसका जो है संक्षारण से हमको बचाने का जो है हमको उपाय बताना है, कि यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका जो है उपाय जो है हो जाए, कि मतलब संक्षारण को जो है रोका जा सके। अब यहाँ लिखेंगे संक्षारण रोकने का उपाय क्या है। तो उपाय समझ लेते हैं, संक्षारण के रोकने का क्या उपाय है। पहला जो होता है ना, संक्षारण को रोकने का पहला उपाय क्या है, लिखेंगे, पहला लिख देंगे, धातुओं के पृष्ठ पर क्या लगा करके, पेंट करके संक्षारण को रोका जाता है। दूसरा यसद लेपन द्वारा, क्या लिखेंगे, यसद लेपन द्वारा होता है। लिखेंगे दूसरा जो लिखेंगे, यसद लेपन द्वारा संक्षारण को रोका जाता है। तो दो जो है यहाँ पर जो है इसका उपाय हो गया, धातुओं के पृष्ठ पर पेंट करके संक्षारण को रोका जाता है, और यसद लेपन, क्या लिखेंगे, यसद लेपन द्वारा जो है संक्षारण को रोका जाता है। तो अब अगला जो प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अब बताना। यहाँ प्रश्न जो दिया गया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता तथा कोट में अंतर बताइए। आणविकता तथा कोट में जो है आपको अंतर स्पष्ट करना है यहाँ पर, और उसके बाद से बताना इसमें यहाँ पर कि अभिक्रिया के अर्ध आयु के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसका जो है अर्ध आयु का जो है व्यंजक जो है हमको प्राप्त करना है। पहले अंतर समझ लेते हैं, उसके बाद से इसका अर्ध आयु का जो है व्यंजक का सूत्र का जो है निगमन करके बताएंगे। तो अब यहाँ पर जो है आणविकता तथा कोट में जो है अंतर बताना है। तो एक तरफ जो है आणविकता लिख दीजिए और एक तरफ जो है कोट लिख दीजिए। आणविकता क्या होता है, यह सदैव पूर्णांक होता है। क्या होता है, यह सदैव पूर्णांक संख्या होता है। और कोटि क्या होता है, यह पूर्णांक भी होता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और भिन्नात्मक भी होता है। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, भिन्नात्मक मतलब बटा में भी होता है, लेकिन यह जो है आपको सदैव पूर्णांक होता है। तो समझ में आ गया, पहला अंतर जो है आणविकता और कोटि में अंतर जो है आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा अंतर क्या है, इनका मान शून्य नहीं हो सकता। आणविकता का मान कभी शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन इनका मान शून्य हो सकता है। शून्य कोट की अभिक्रिया होती है, तो लिखिए यहाँ पर इनका मान शून्य नहीं हो सकता, इनका मान जो है शून्य हो सकता है। अगला लिखेंगे यहाँ पर, आणविकता उसके क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। आणविकता जो है उसके क्रिया विधि द्वारा क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, जबकि कोटि जो होता है ना प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा, प्रयोग द्वारा जो है ज्ञात किया जाता है। अगला जो अंतर लिखेंगे कि यह केवल प्राथमिक अभिक्रिया पे लागू होता है, मतलब ये प्रथम कोट की अभिक्रिया पर लागू होता है। कौन, आणविकता। और यहाँ लिखेंगे यह कोट प्राथमिक तथा जटिल अभिक्रियाओं पर भी यह लागू होता है। तो दोनों में अंतर में क्या देख रहे हैं कि यह सदैव पूर्णांक होगा, यह धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक सब होता है। इनका मान शून्य नहीं होता है, तो इनका मान जो है शून्य होता है। आणविकता उसके क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, कोटि उसका प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है। यह केवल प्राथमिक अभिक्रिया पर लागू होता है। अगला जो है इसमें कोटि जो है प्राथमिक तथा जटिल अभिक्रियाओं पर भी यह लागू होता है। तो इस अंतर को जो है आप लोग नोट करके इसको 2 बार पढ़ लेंगे ना, तो अंतर आपको क्या होगा, याद
हो जाएगा। तो अब सीखेंगे इसका जो है सूत्र का निगम कोट की अभिक्रिया का प्रयोग करेंगे और यहाँ जो है अर्ध आई का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यदि, अब यहाँ हल करेंगे, यदि जो टाइम है, जो टाइम जो मानेंगे वो टाइम को कितना मान लेंगे, आधा मान लेंगे, तो टी हाफ मान लेंगे। तो समय जो क्या हो गया, आधा हो गया। और उसकी जो मात्रा है यक्स बराबर, वो भी क्या हो जाएगा, ए बटा 2 हो जाएगा। तो मात्रा भी क्या हो गया है यहाँ पर, आधा नोट कर लेंगे। अब उसके बाद से यहाँ सूत्र लिखेंगे कि वी नो डैट, हम जानते हैं, हमारा सूत्र जो है पढ़ाई हो चुका है। कौन सा सूत्र है, प्रथम कोट की अभिक्रिया। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, तो प्रथम कोट के अभिक्रिया के लिए सूत्र का निगमन करा दिया गया है। अगर वह सूत्र का निगमन आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा करके सूत्र का निगमन को देख सकते हैं। तो अब क्या है प्रथम कोट की अभिक्रिया का सूत्र, तो के बराबर होता है 2.303 होता है, बटा होता है टी होता है, और यहाँ क्या होता है, लाग होता है ए बटा ए माइनस एक्स होता है। तो यह सूत्र का निगमन जो है पिछले भाग में बताया गया है। तो अब यहाँ पे मान को रखेंगे। अब ये जो टाइम है वो टाइम के जगह पर अब टी नहीं लिखेंगे करके, अब वहाँ पे क्या लिखेंगे, टी हाफ लिखेंगे, और यक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, ए बटा 2 लिखेंगे, और लिख करके इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में जो आंसर आ जाएगा यही आपका क्या होगा, संबंध आ जाएगा। तो अब इसको मान भरेंगे। अब के बराबर 2.303 बटा, अब ये टी जो है, टी को हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, टी हाफ हो जाएगा, लाग हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये 10 यहाँ पे रहता है 10। अब यहाँ लिखेंगे 10 और यहाँ ए, तो आपका ए हो गया बटा, अब ए हो जाएगा माइनस। अब यक्स के जगह पे क्या रखेंगे, तो याद रखेंगे यक्स के जगह पर ए बटा 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, ए बटा 2, क्योंकि इसकी मात्रा आधा हो चुका है तो ए बटा 2 हो जाएगा। अब अगला लाइन लिखेंगे, तो अगला लाइन क्या बनेगा, के बराबर 2.303 बटा टी हाफ, टी हाफ हो गया, लाग हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ए बटा, और 2 में ए का गुणा करेंगे तो ये होगा 2a में से ए को घटा देंगे, तो 2a माइनस ए पूरे का बटा क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो यह लाइन समझ में आ गया होगा, क्या किए हैं, इसमें से 2 में ए का गुणा करेंगे 2a माइनस ए बटा 2 हो जाएगा। अब ये जो 2 है, अब ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ चला गया, और इसमें 2a में से ए को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अब यहाँ नोट करेंगे के बराबर 2.303 बटा टी हाफ, और यहाँ लिखेंगे लाग 10, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2a बटा, अब 2a में से जब ए को एक घटा देंगे तो 2a में से जब एक घट जाएगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ ए बचेगा। अब यहाँ क्या होगा, ए से ए को क्या करेंगे, काट देंगे। काटने के बाद से अब अगला लाइन लिखेंगे, के बराबर 2.303 बटा टी हाफ, और यहाँ लिखेंगे लाग 10, और जब ए से एक कट गया तो क्या बचा है, जब ए से कट गया तो बचा 2, अब यहाँ लिखेंगे 2। अब लाग 2 का मान क्या होता है, अब यहाँ पे लाग 2 का मान को नोट करेंगे और उसके बाद से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अब अगला लाइन लिखेंगे, के बराबर 2.303, लाग 2 का मान याद रखेंगे 0.30, और यहाँ लिखेंगे 10 मैंने 10 मैंने 0.3010 होता है, किसका मान है, तो ये लाग 2 का मान होता है। सारणी में आप देख सकते हैं, लघुगणक सारणी में, तो इसलिए यहाँ पे मान को आप याद रख लीजिए, लाग 2 का मान 0.3010 होता है, बटा क्या हो जाएगा, टी हाफ हो गया। अब ये दोनों का जब गुणा कर लेंगे, 2.303 का गुणा 0.3010 में गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पाएगा 0.693 लगभग में आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। तो गुणा करने पर इसका जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, 0.693 बटा टी हाफ 1/2। तो यही जो है इसका किसका संबंध है, तो यह जो है वेग स्थिरांक और अर्ध आई में क्या है, संबंध है। या इस सूत्र को बदल सकते हैं, टी हाफ को यहाँ लिख सकते हैं
तो टी हाफ बराबर हो जाएगा 0.693 बटा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि को बताना है। तो पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनता है, इसको बनाने की जो है विधि का बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि। तो पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनता है, तो सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, मैग्नीज डाई ऑक्साइड, उसका नाम क्या होता है MnO2 की Y के उपस्थित में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ जब गर्म करने पर पोटेशियम मैग्नीज बनता है। इसे CO2 गैस प्रवाहित करने पर पोटेशियम परमैंगनेट बनता है। यहाँ पर सबसे पहले जो है ना मैग्नीज डाई ऑक्साइड को ले लेंगे और ये Y हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन हो गया, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ जब मिला करके, जब ये तीनों पदार्थ को मिला करके जब गर्म करेंगे तो यहाँ पर बनेगा पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4, उसके साथ जल भी प्राप्त होता है। अब ये जो है पोटेशियम जो मैग्नेट बना है ना, ये पोटेशियम मैग्नेट में जो है पोटेशियम मैग्नेट यहाँ पर आ जाएगा K2MnO4, इसका नाम है पोटेशियम मैग्नेट। ये किसके साथ आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ जब गर्म किया जाएगा तो ये पोटेशियम जो मैग्नेट है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब क्रिया करता है तो यही बनता है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या है, KMnO4 है, उसके साथ मैग्नीज डाइऑक्साइड भी बनेगा, पोटेशियम कार्बोनेट भी बनेगा। तो यहाँ पर दो रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा। पोटेशियम परमैंगनेट बनाने के लिए पहला क्रिया मैग्नीज डाइऑक्साइड Y पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे तो पोटेशियम मैग्नेट बनता है, और पोटेशियम मैग्नेट में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डाल के गर्म करेंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट बनता है। तो ये दो बातों को आपको ध्यान रखना है। अब हम सीखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न दिया गया है, लैंथेनाइड आकुचन पर संक्षिप्त जो है टिप्पणी देना है। लैंथेनाइड आकुचन पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। अब इनके बारे में समझ लेते हैं। तो अब यहाँ पे नोट कर लेंगे, लैंथेनाइड श्रेणी में जो है आकुचन क्या है, तो लिखेंगे लैंथेनाइड आकुचन। तो आकुचन का मतलब अर्थ क्या होता है, जब लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, कहां से, बाएं से जब दाएं जाने पर उनके परमाणु का आकार धीरे धीरे घटता है, उसे लैंथेनाइड आकुचन कहते हैं। तो इसमें केवल पूछा गया लैंथेनाइड आकुचन जो है का जो है टिप्पणी देना है, मतलब इस पर परिभाषा बताना है। तो लैंथेनाइड आकुचन क्या होते हैं, जब लैंथेनाइड श्रेणी में जो है बाएं से जब दाएं जाते हैं तो उनके परमाणु का जो आकार होता है वह धीरे धीरे क्या हो जाता है, घटते जाता है, उसी को कहा जाता है लैंथेनाइड जो है आकुचन कहते हैं। तो यह प्रश्न जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, कोलराउस का नियम समझाइए। ये तो नियम हर साल के पेपर में आता है। कोलराउस का नियम समझाइए। इस नियम से दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन स्थिरांक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो कोलराउस के नियम के जो है बताना है, और इसमें दुर्बल वैद्युत अपघट्ट को वियोजन स्थिरांक किस प्रकार ज्ञात करेंगे, इसके बारे में जो है यहाँ पर पूछा गया है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि कोलराउस का नियम क्या है। कोलराउस का नियम बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको याद हो जाएगा। लेमडा इन्फिनाइट बराबर होता है, लेमडा के यहाँ प्लस होता है इन्फिनाइट, प्लस लेमडा माइनस इन्फिनाइट होता है। बस इसी को हिंदी में लिख दीजिए, आपका कोलराउस का नियम खत्म। इसका नाम क्या है, लेमडा इन्फिनाइट का नाम क्या है, किसी वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। इसका नाम क्या है, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। उनके धन आयन तथा ऋण आयन के अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता के योग के क्या होता है, बराबर होता है, उसे कोलराउस का नियम कहते हैं। मतलब ये धन आयन हो गया और ये ऋण आयन हो गया, ये योग हो गया, ये बराबर हो गया। बस यही में तो इनका नियम छिपा है। किसी वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता उनके धन आयन तथा ऋण आयन के अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकताओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है, उसे कोलराउस का नियम कहते हैं। अब यहाँ पर जो है ना कोलराउस के नियम का जो है ना यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए जो है वियोजन स्थिरांक किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए जो है वियोजन स्थिरांक का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर वियोजन स्थिरांक के बारे में समझ लेंगे कि वियोजन स्थिरांक कैसे निकाला जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर वियोजन स्थिरांक, लिखेंगे दुर्बल जो है वैद्युत जो है दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन स्थिरांक जो है निकालने के लिए क्या सूत्र बना है। तो लिखेंगे यहाँ पर वियोजन स्थिरांक। कोलराउस का नियम समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर वियोजन स्थिरांक जब निकालेंगे उसको कहा जाता है अल्फा, और अल्फा बराबर होता है लेमडा बटा लेमडा जो है ना
इन्फिनाइट होता है। क्या होता है? इन्फिनाइट हो जाएगा और इसके ऊपर लिखेंगे सी हो जाएगा। यही वियोजन स्थिरांक का जो है मात्रा निकालने के लिए फार्मूला है। अब लिखेंगे लेमडा सी क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर लेमडा सी अगर बात करेंगे तो ये तुल्यांकी चालकता है। और लेमडा इन्फिनाइट क्या है? अनंत तनुता पर जो है तुल्यांकी चालकता है। अनंत तनुता पर क्या है? तुल्यांकी चालकता है। इस सूत्र की सहायता से दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का वियोजन स्थिरांक जो है ज्ञात किया जाता है। तो कोलराउस का नियम समझ में आ गया और इनका जो है वियोजन स्थिरांक का जो है सूत्र पूछा गया था, तो सूत्र भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब वियोजन स्थिरांक क्या है? अब यहाँ पर देख सकते हैं एक न्यूमेरिकल दिया गया है 0.025 मोल लीटर का इनवर्स जो है मेथनोइक अम्ल की मोलर चालकता का मान दिया गया 46.1 दिया गया है। यदि जो है मेथनोइक अम्ल जो है का जो है यहाँ पर मान जो दिया गया है कितना दिया गया है 404.2 सीमेंज जो है सेमी का इनवर्स मोल का इनवर्स है। मतलब इसका नाम क्या है? तो सीमांत मोलर चालकता इसको कहा जाता है। तो सीमांत मोलर चालकता का मान दिया गया, इसके वियोजन जो है मात्रा का जो है परिकलन कीजिए। मतलब यहाँ पर इसका नाम बताया गया कि इसका जो नाम क्या है, तो सीमांत मोलर चालकता का मान जो है दिया गया है और वियोजन की मात्रा की गणना करेंगे। तो इस प्रश्न में देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 मान दिया गया, एक यहाँ सांद्रता दिया गया है और एक मोलर चालकता दिया गया है और सीमांत मोलर चालकता दिया गया। तो इसको कैसे जो है हल करेंगे, एक एक लाइन जो है आपको समझाया जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है। अब पहला जो इसमें मान जो दिया गया इसको नोट कर, सबसे पहले इसमें देखेंगे इसका में सांद्रता का मान कितना दिया है। तो लिखेंगे यहाँ पर सांद्रता का मान प्रश्न में दिया गया है 0.025 मोल लीटर का इनवर्स दिया गया। ये तो सांद्रता हो गया और यहाँ पर सांद्रता का मान दिया गया और मोलर चालकता का मान कितना दिया गया है। तो लिखेंगे यहाँ पर मोलर चालकता का मान प्रश्न में दिया गया है। मोलर चालकता बराबर प्रश्न में दिया गया कितना 46 दशमलव जो है एक सीमेंज जो इसको पढ़ेंगे सेमी का जो है यहाँ पर स्क्वायर है प्रति मोल का जो है यहाँ मान दिया गया है। मोल दिया गया, मोलर चालकता हो गया। अब अनंत तनुता पर जो है मोलर चालकता कितना दिया गया है। तो लिखेंगे यहाँ पर अनंत जो तनुता पर जो है मोलर चालकता उसको सीमांत नाम रखा जाएगा। क्या नाम रखा गया? सीमांत नाम रखा गया है। सीमांत जो है सीमांत मोलर चालकता का मान प्रश्न में कितना है। तो लिखेंगे सीमांत मोलर चालकता का मान प्रश्न में दिया गया है। कितना मान दिया गया यहाँ पर प्रश्न में? तो 404 दिया गया, 404.2 जो है सीमेंज जो दिया गया है सेमी का स्क्वायर दिया गया है, सेमी का स्क्वायर और मोल का जो है यहाँ पर इनवर्स दिया गया है और यहाँ पर भी मोल का इनवर्स ही है, ठीक है। अब ये मान जो है यहाँ पर अगर देखिए मोल का इनवर्स, जैसे इनवर्स कब लगाएंगे जब ये ऊपर चला जाएगा ना, तो मोल का इनवर्स लगा जाता है। तो यहाँ पर जो है मान जो है बट्टा लगाएंगे तो मोल का इनवर्स हटा दिया जाता है, ठीक ना। अब बट्टा जब हटेगा तो मोल का इनवर्स हो जाता है। तो यहाँ पर 3 मान जो है दिया गया प्रश्न में, सांद्रता दिया गया था, मोलर चालकता दिया गया था और सीमांत मोलर चालकता दिया गया है। और किसका मान पूछा गया है? तो इसमें वियोजन की मात्रा अल्फा पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? अल्फा बराबर प्रश्नवाचक। अब अल्फा का सूत्र क्या है? तो अल्फा का अगर सूत्र देखें तो अल्फा बराबर होता है कि यहाँ पर सूत्र क्या बनेगा? मोलर, क्या बनेगा यहाँ पर? मोलर चालकता बटा मोलर जो है चालकता बटा जो हो जाएगा मोलर चालकता बटा सीमांत, क्या हो जाएगा आपका? सीमांत जो है सीमांत मोलर चालकता, यह फार्मूला है, ठीक है ना, सीमांत मोलर चालकता। अब इसमें मान को क्या करेंगे? रख लेंगे, इसमें मान को रख लिया जाएगा। तो अल्फा बराबर, अब मोलर जो चालकता का मान कितना दिया गया प्रश्न में? तो मोलर चालकता का मान 46.1 दिया गया और सीमेंट जो है सेमी का स्क्वायर जो है मोल का इनवर्स दिया गया है, इतना मान नोट कर लेंगे। अब बटा जो है और इसका मान क्या दिया है? 404.2 है। अब दोनों का जो है अगर दशमलव देखेंगे तो दशमलव आपस में क्या है? बराबर है। दशमलव को हटा सकते हैं, 461 हो जाएगा और 4000 या 42 हो जाएगा। अब 4042 में 461 का भाग कर देंगे तो अल्फा का मान क्या आ जाएगा? लगभग में 0.011 जो है 4 आ जाएगा। यही जो है वियोजन की जो है यहाँ पर मात्रा निकल जाएगा। वियोजन की मात्रा निकालना था और वियोजन की मात्रा इसमें आ गया 0.114 जो है इसका मान आया है। तो यहाँ पर जो सूत्र को लागू किया गया यहाँ पर, तो यहाँ सूत्र जो याद रखेंगे, इसमें सूत्र कौन सा लागू किया गया है? तो मोलर चालकता का सूत्र भी याद रखे रहेंगे कि अल्फा का सूत्र याद रखेंगे, मोलर चालकता बटा सीमांत जो है मोलर चालकता होता है। ये अल्फा का नाम वियोजन की मात्रा है और इसका में मान को रख करके भाग दे देंगे तो आपको अल्फा का मान जो है निकल जाएगा। तो अब सीखेंगे अब अगला प्रश्न क्या है। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, किसी अवक्रिया का संकीर्ण ऊर्जा की परिभाषित कीजिए
ताप में 293 केल्विन से 313 केल्विन तक वृद्धि करने पर किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए संकीर्ण ऊर्जा की गणना कीजिए। यह मानते हुए कीजिए कि संकीर्ण ऊर्जा का मान ताप के साथ जो है परिवर्तित नहीं होता है। तो इसमें जो है एक न्यूमेरिकल भी दिया गया है और यहाँ पर संकीर्ण ऊर्जा की परिभाषा भी लिखना है। तो सबसे पहले जो है संकीर्ण ऊर्जा की परिभाषा समझ लेते हैं, उसके बाद इस न्यूमेरिकल को जो है हल करके बताया जाएगा। तो यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे संकीर्ण ऊर्जा क्या है। तो संकीर्ण ऊर्जा की परिभाषा क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया को अगर संपन्न होने में जो सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होता है उसी ऊर्जा को संकीर्ण ऊर्जा के से जाना जाता है और उसको E से जो है प्रदर्शित किया जाता है। तो संकीर्ण ऊर्जा की परिभाषा बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो परिभाषा को क्या होगा, याद हो जाएगा। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? तो E से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें जो न्यूमेरिकल दिया गया है, अब न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ताप, जो पहला जो ताप दिया गया T1 293 जो है यहाँ पर केल्विन दिया गया है और दूसरा जो ताप दिया गया T2 ये 313 केल्विन दिया गया है और अभिक्रिया का वेग कितना हो जा रहा है? 4 गुना हो जा रहा है। ये की गणना करना है। यहाँ R का मान जो है दिया गया है, R का मान ये यूज करना है और log 4 का मान की जगह पर यह मान को जो है यूज करना है। तो क्या क्या मान दिया गया है? 1 मान, 2 मान और यहाँ पर 3 मान हो गया और ये 4 मान, 5 मान। 5 मान जो है प्रश्न में दिया गया है। तो पांचों मान को जो है पहले नोट कर लेंगे। तो यहाँ पहला मान जो दिया गया T1 मतलब पहला टेम्परेचर और पहला टेम्परेचर जो दिया गया 293 केल्विन दिया गया है। T2 बराबर जो दिया गया है यहाँ पर 313 जो है केल्विन दिया गया है और यहाँ K2 जो बताया गया ना, K2 का जो मान है 4 गुना हो गया, पहले से 4 गुना हो गया। मतलब याद रखेंगे K2 जो है 4, K1 हो जाएगा 4 गुना हो गया। और R का मान प्रश्न में जो है नीचे जो है प्रश्न में दिया गया है, एक बार देख लेते हैं। या R का मान जो दिया गया है, तो R का मान क्या है? 8.314 दिया गया है जूल। केल्विन का इनवर्स, मोल का इनवर्स, यह मान जो है इसमें दिया गया R का मान। और लाग जो है 4 का मान दिया गया है। लाग 4 का मान कितना दिया गया है? तो लाग 4 का मान दिया गया प्रश्न में 0.6021। यह पूरा मान जो है यहाँ पर नोट हो गया। मान नोट होने के बाद इसमें पूछा क्या गया है? E बराबर प्रश्नवाचक, E बराबर जो है प्रश्नवाचक संकीर्ण ऊर्जा की जो है गणना करना है। अब यहाँ पर E का क्या सूत्र होता है? E के लिए क्या सूत्र लागू किया जाएगा? यह सूत्र होता है लाग, यहाँ पर हो जाएगा लाग K2 बटा K1 बराबर होता है EA बटा हो जाएगा 2.303 और यहाँ जाएगा R और कोष्टक में लिखेंगे यहाँ पर क्या सूत्र होता है? T2 में से T1 घटेगा और T1 इंटू T2 होता है। किनका यह सूत्र है? आर्हेनियस का सूत्र है। किनका? आर्हेनियस के नियम से जो है इस क्वेश्चन को जो है अब हल करना रहेगा। अब इसमें मान को रखेंगे, याद रखेंगे T1 का मान दिया है, T2 दिया है, K2 दिया है, R दिया है, log 4 दिया है और E की गणना करना है। इसमें मान को भरेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर अगला लाइन बनेगा log उतर जाएगा। अब लिखा K2, तो K2 बराबर क्या लिखा है? 4K1। क्या लिखेंगे? 4K1 बटा नीचे क्या है? नीचे जाएगा K1 बराबर E के हमको जो है गणना करना है। तो यहाँ लिखेंगे मैंने यहाँ E की गणना करना है। किसके? E का नाम क्या है? संकीर्ण ऊर्जा। E जो है यहाँ पर A की गणना करेंगे 2.303 हो जाएगा। R का मान प्रश्न में दिया गया है, कितना R का मान है? 8.314 R का मान हो गया। कोष्टक में लिखेंगे T2 कितना है? 313 माइनस 293 बटा जाएंगे बटा और नीचे क्या बनेगा? 300 जो है यहाँ 200 का लिखेंगे 293 गुणे 313, यह मान को यहाँ पर रख लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्रमशः एक एक मान को एक बार और समझ लेते हैं। ये जो मान लिखे हैं, यह जो मान है K2 का है और यह मान है K1 है। E यहाँ A हो जाएगा। E का नाम है संकीर्ण ऊर्जा। 2.303 हो गया, 8.314 R का मान हो गया, T2 का मान, T1 का मान, T1 का मान, T2 का मान। अब इसी को हल करेंगे। कैसे हल होगा? एक एक लाइन जो है आप समझिएगा। ये पहले K1 से K1 कट जाएगा। क्या बचेगा? अब बचेगा यहाँ पर लाग बचेगा, 4 बचेगा बराबर और यहाँ ऊपर लिखेंगे E A बचेगा पूरे का बटा
और पूरे का बटा में क्या क्या बच रहा है यहाँ पर, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या है 2.303 गुणे 8.314 और गुणे, अब 313 में से 293 जब घटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब बटा, और बटा में नीचे क्या लिखेंगे 293 गुणे जो है 293 गुणे 313 है। अब इस सबका जो है गुणा करना पड़ेगा, सबका गुणा करके जो है, और यहाँ देखिए लाग 4 का मान क्या है, तो लाग 4 का अगर मान देखेंगे तो लाग 4 का मान प्रश्न में दे दिया गया है। लाग 4 का मान 0.6021, ये लाग जो है 4 का मान हो गया, बराबर 20 में ई के का गुणा होगा तो ये बनेगा 20 ई के नहीं ई ए है, ठीक है ना, ई ए हो जाएगा, 20 ई ए हो गया। और 20 ई ए की जगह पर होने वाले इस सब का गुणा करना पड़ेगा। 2.303 का गुणा किसमें होगा 8.314 में गुणा होगा, और इसका गुणा 293 का गुणा जो है 313 में हो जाएगा, और सबका जो गुणा करके पुनः इसका गुणा होगा। अब इसमें जो गुणा कर लेंगे इसमें पूरे का गुणा हो जाएगा, इसका पूरा गुणा होगा, तो जब पूरा गुणा हो जाएगा तो इसमें क्या बनेगा, यहाँ पर लिखेंगे 20 ई, यहाँ लिखेंगे 20 ई ए बराबर हो गया। अब इसमें सबका गुणा करेंगे तो गुणा करके चेक कर लीजिएगा, 10 56 जो है 5 8 2.4 ये गुणा करने पाएगा, और ई ए को यहाँ पर रोक लेंगे, ई ए रुक जाएगा तो 20 जो है ना नीचे चला जाएगा, 20 जो है नीचे जाएगा तो क्या बनेगा 10 जो है 56 58 2.4 बटा और 20 हो जाएगा। और 20 से जो इसमें क्या करेंगे भाग कर देंगे, और जब 20 से भाग करेंगे तो यहाँ पर मान जो आएगा क्या लिखेंगे ई ए, और ई ए का मान 20 से भाग देने पर कितना आएगा 5 2 8 2 9.12 यहाँ जाएगा, और मात्रा क्या हो जाएगा यहाँ पर जूल, क्या बनेगा जूल हो जाएगा, और मोल का जो है इनवर्स हो जाएगा, जूल मोल का इनवर्स हो जाएगा। ये मान जो निकल गया ये किसका आ गया ई ए का, और ई ए का मान क्या है, इसका नाम है संकीर्ण ऊर्जा की जो है हम लोग गणना किए हैं। तो उसको हल करने में जो है एक एक लाइन को आपको समझाया गया कैसे जो है आंसर आया है। तो आप लोग अपने कॉपी में इसको जरूर हल करिए और उसको समझिए, जो गुणा जो किया गया है एक एक लाइन को जो है अच्छे से समझ लीजिए। अगर इसको किलो में लाना चाह रहे हैं तो अगर किलो से मतलब 1000 से भाग कर देंगे तो ये किलो में आ जाएगा, तो ई ए बराबर हो जाएगा 5, अब एक स्थान मतलब 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा 5 2 52 दशमलव हो जाएगा 52.8291 और यहाँ लिखेंगे किलो लिख सकते हैं, किलो जूल मोल का जो है मोल का इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे संकीर्ण ऊर्जा का मान जो है पूरा जो है निकल गया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसमें गुणा करना पड़ेगा, गुणा करना है थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा ये गुणा जो है ना बड़ा है, तो ये गुणा को आप लोग जो है करके जो है सीखना पड़ेगा, गुणा को सीख लीजिएगा। और परीक्षा में जो है गुणा को जो है थोड़ा सा तेजी से करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में जो समय जो है बहुत कम रहता है, इसलिए गुणा को जो करके यहाँ भाग दिया गया है, तो यहाँ पर ई ए का मान निकल गया। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग सीखेंगे जो है अगला प्रश्न क्या है, अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे। अब यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है, अब प्रश्न को समझते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो कारण सहित समझाइए, निकेल यहाँ पे दिया गया है और जल दिया गया है, नीचे 6 घात है, ऊपर 2 प्लस है, का विलयन हरा रंग का होता है, जबकि जो है निकेल यहाँ पर दिया गया और साइनाइड नीचे 4 घात दिया है, 2 के ऊपर माइनस का विलयन रंगहीन होता है। तो कैसे यहाँ पे चेक करेंगे, तो सबसे पहले जो है ना पहला काम करेंगे कि जो पहला जो हम लोग चेक करना है, किस पे चेक करना है, NI है, NI और कोष्टक में क्या दिया है H2O है, और यहाँ NiH2O है, और नीचे जो दिया गया है 6 घात दिया गया है, यहाँ पे 6 घात है, कोष्टक बंद है, और पावर क्या दिया गया यहाँ पर 2 के ऊपर जो है प्लस दिया गया है। अब इसको हम चेक करना है, जो NI निकिल दिया गया है और यहाँ पे जो जल दिया गया है और नीचे 6 घात है, यह चेक करेंगे कि इसका जो विलयन है क्या है वो हरे रंग का विलयन है। तो हरे रंग का विलयन लाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर निकिल का जो ना ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहला काम। लिखेंगे आपका माना NI का जो है ना, माना NI का जो है ऑक्सीकरण संख्या यक्स है, क्या लिखेंगे यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या जो है यक्स हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या जो दिया गया है यहाँ पर यक्स मान लेंगे। अब निकिल का ऑक्सीकरण संख्या यक्स हो गया, अब निकिल के सामने क्या लिखेंगे यक्स हो गया। यह एक्वा है, जल का ऑक्सीकरण संख्या जो है 0 होता है, 6 से गुणा हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ 6 में जब 0 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 6 शून्य 0, यक्स प्लस जो है 0 बराबर 2 हो गया, 0 को छोड़ देंगे यक्स बराबर 2, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 2 आ गया। अब यहाँ पर जो लिखेंगे निकिल का जो रोल नंबर होता है ना, रोल नंबर 28 होता है, परमाणु क्रमांक 28 होता है, कैसे निकलेगा 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6, यहाँ हो गया 18 हो गया, 18 और 2 20 हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे यहाँ पर 8 28 हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर 28 हो गया। अब निकिल में से जो है 2 यहाँ पर जो है यहाँ 2 संयोजकता निकला है, तो इसमें निकिल के ऊपर क्या लिखेंगे, Ni के ऊपर लिखेंगे +2 घात लिख देंगे, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म, 3d पर 8 हो जाएगा, तो 3d पर 8 हो गया। अब यहाँ पे जो ना यहाँ पर जो है इसका जो है 3d के लिए पहले यहाँ बनाएंगे, 3d के लिए जो है बॉक्स बना लेंगे, 3d के लिए 3d में कितने बॉक्स होते हैं, 4s के लिए बॉक्स बना सकते हैं, 4p के लिए जो है बॉक्स बना सकते हैं, तो इसमें जो है 3 बॉक्स होता है, इसमें 1 बॉक्स होता है, इसमें 5 बॉक्स होता है, कितने बॉक्स होते हैं 5 बॉक्स, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने पास है 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरेंगे, पहले 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, 5 के बाद से लिखेंगे यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर भर दिया गया, क्योंकि 3d पर कितने हैं, 3d पर जो है 8 इलेक्ट्रॉन है, देखेंगे 3d पर 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई मतलब यहाँ पर 4s, ये 4s होता है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, यह 4p होता है, क्योंकि इसमें 4 है ही नहीं है, और ना 4s है ना 4p है। अब यहाँ 3d पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे जो बना है निकिल, यहाँ पर जो जल है ना, यहाँ पर देख सकते हैं जल है, तो जल जो है यहाँ पर कैसा लिगेंड होता है, तो लिखेंगे H2O जो होता है ना, H2O एक जो है दुर्बल लिगेंड होता है, क्या होता है H2O जो होता है ना, एक जो है दुर्बल लिगेंड होता है, जल जो है किसमें आता है, दुर्बल लिगेंड है, तो लिखेंगे H2O जो है दुर्बल लिगेंड है, और जब दुर्बल लिगेंड होते हैं, दुर्बल लिगेंड है, तो अतः इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः ये लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का जो है, अतः इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का जो है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का जो है युग्मन नहीं होगा, दुर्बल लिगेंड में जो होता है ना इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है, जब इलेक्ट्रॉन का जो है ना इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इसका युग्मन नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दुर्बल लिगेंड है। अब अगला स्टेप में क्या बनेगा, तो अब पुनः जो है यहाँ बनाएंगे, तो यहाँ पे जो बनेगा पुनः जो है 5 बॉक्स बनाना रहता है, 5 बॉक्स, और 5 बॉक्स जब बनाएंगे यहाँ पर भी, तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 2 3 4 5 बार, इसमें इलेक्ट्रॉन को पुनः भरेंगे। अब इसमें युग्मन नहीं हो पाएगा, जोड़ा नहीं बैठ पाएगा, तो जब जोड़ा नहीं बैठ पाएगा 1 2 जो था वही रहेगा सेम, जितना था ऊपर जो है ऊपर एकदम सेम वही रहेगा, इसका युग्मन नहीं हो पाएगा। और जब युग्मन नहीं हो पाएगा तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें जो है ना, इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन वो है, इसमें तो देखेंगे इसमें तो अयुग्मित है, मतलब इसमें खाली, इसमें आपका जोड़ा नहीं बैठ पाया, इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गया है, लिखेंगे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्या है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें अयुग्मित क्या है इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि खाली है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसका यौगिक कैसा होगा, तो कहेंगे इसका जो है यौगिक जो है कैसा होगा, तो कहेंगे यौगिक जो है रंगीन होते हैं। रंगीन मतलब अब यहाँ कौन सा कलर दिया है प्रश्न में, तो रंगीन में कलर दे दिया गया यहाँ पर कि यहाँ पर हरा रंग, रंगीन तो होगा लेकिन रंगीन में कौन से कलर का होगा, अब रंगीन हो गया तो रंगीन मतलब हरा रंग है, तो यहाँ पर रंगीन में कोष्टक में देंगे हरा रंग का होगा, हरा कोष्टक बंद करके रंग का होगा, हरा रंग होगा, ठीक ना। अब याद रखिए रंगीन कब होते हैं, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह रंगीन होते हैं, और जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाएंगे मतलब पूरा जोड़ा बैठा रहेगा तो उसमें जो है रंगहीन होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे 2 गो इलेक्ट्रॉन जो है यह खाली है, मतलब इसमें अयुग्मित आ गया है, तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इनका यौगिक क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। रंगीन में किस कलर का होगा, तो हरे रंग का होगा। अब एक और दिया गया प्रश्न में, इसको चेक करना है, तो इसको भी चेक कर लिया जाएगा कि निकिल यहाँ पर साइनाइड जो दिया गया है इसको चेक करेंगे, और ये बताया गया कि इसमें रंगहीन होता है, तो अब इसको चेक करके बताएंगे कि रंगहीन है कि नहीं है, तो इसको चेक किया जाएगा। तो कैसे चेक करेंगे अब इनको, तो अब इनको चेक किया जाए, ठीक ना। अब यहाँ पे जो लिखेंगे NiCN, नीचे 4 घात है, CN साइनाइड है और ऊपर 2 माइनस दिया गया है, तो इसको हम चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, माना Ni का निकिल का जो है यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर निकिल का जो है ऑक्सीकरण जो संख्या बनेगा वह x मान लेते हैं, निकिल का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, x है। अब x हो गया, अब निकिल के सामने क्या रखेंगे, x हो जाएगा,
यक्स हो गया। और Cn का साइनाइड का ऑक्सीजन संख्या -1 होता है। 1 में 4 का गुणा कर लीजिए बराबर 2 -2 के बराबर होगा क्योंकि माइनस दिया है। यक्स -4 का नाम 4 -4 बराबर 2, 4 का छांतर करिए यक्स बराबर -2 प्लस में 4 हो जाएगा, 4 में 2 घटा देंगे यक्स बराबर 2। यहाँ पर भी ऑक्सीजन संख्या 2 ही आ गया, तो इसमें भी ऑक्सीजन संख्या 2 आ गया। अब निकिल का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है तो कहेंगे 28 होता है। 28 का क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d पर जो है 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें निकिल में से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर लेंगे, निकिल में से जो है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो यह 4s2 खत्म हो जाएगा। क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इनमें 2 घात कम हो जाएगा तो क्या बनेगा 3d पर 8 हो जाएगा। अब 3d पर 8 हो जाएगा, तो अब यहाँ पर जो है कॉलम बनाएंगे। 3d के लिए पहले 5 बॉक्स रहता है, 5 बॉक्स इसमें, इसको 4s 4p ऐसे बनाते हैं। 4p में जो है 3 बॉक्स, इसमें 1 2 3 4 5 बॉक्स। इसमें इलेक्ट्रॉन को भरना है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है अभी है, तो यहाँ पे क्या है Cn का मतलब क्या है साइनाइड। और साइनाइड जो होता है ना, ये जो होता है ना, ये दुर्बल लिगेंड नहीं होता, ये प्रबल लिगेंड होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर Cn जो होता है प्रबल लिगेंड होता है। Cn जो है प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है। और जो प्रबल लिगेंड होते हैं ना, प्रबल लिगेंड होते हैं तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है, जिसमें लिखेंगे यहाँ पर Cn एक प्रबल लिगेंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा युग्मन होगा। लिखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन का, इसमें क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का जो है इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा। युग्मन मतलब जोड़ा बैठाया जाएगा, युग्मन होगा, ठीक है ना। तो ये जो बना है 3D में, 3D इसको कहा जाएगा, इसको 3D है, 3D में 8 है, ये 4s है खाली है, कोई नहीं है 4p में, और 4p भी जो है खाली है। अब ये जो अलग अलग है ना युग्मन हो जाएगा, क्यों क्योंकि इसमें साइनाइड है, साइनाइड लगा हुआ है, तो साइनाइड की वजह से यह जो है इसका युग्मित हो जाएगा या जोड़ा बैठ जाएगा। तो पुनः जो है बॉक्स यहाँ बनाएंगे और बॉक्स में बना करके पुनः जो है 5 बॉक्स जो बनाएंगे, क्योंकि 3D में जो है 1 2 3 4 5 बॉक्स, और यहाँ 4s 4p में 3 बॉक्स, और यहाँ पर जो है 5 इलेक्ट्रॉन भरिए, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 2 2 4 हो गया और 6 2 2 4 2 6 8 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 8 है। अब इसमें देखिए, इसमें कहीं भी देख रहे हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें युग्मित आ गया। क्या लिखेंगे इसमें जो है, क्या लिखेंगे इसमें क्या है युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। जब युग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है तो क्या होगा, जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है, और जब युग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा अतः क्या लिखाएगा रंगहीन होगा। अतः यौगिक कैसा होगा, अतः यौगिक रंगहीन होगा, रंगहीन होगा। रंगहीन कब होता है, जिसमें अयुग्मित आता है, जिसमें युग्मित पूरा भरा रहेगा तो हमेशा उस यौगिक कैसा होता है रंगहीन होता है। याद रखिए, अगर उसमें खाली रहता, जोड़ा नहीं बैठा होता तो रंगीन होता है। रंगीन कब होगा, जिसमें अगर अयुग्मित है तो रंगीन, और जिसमें युग्मित है वह रंगहीन होता है। कितना आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा गया, और ऐसे क्वेश्चन हर साल के पेपर में पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला जो प्रश्न है COCl2En2 के ऊपर प्लस के सभी त्रिविम समायों की संरचनाएं बनाइए। तो यहाँ पर जो है त्रिविम समायोता की जो है संरचना बनाएंगे, तो कैसे जो है यहाँ पर समायोता बनेगा, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे ज्यामितीय समायोता। ज्यामितीय समायोता में 2 प्रकार का होता है, एक समपक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। समपक्ष का मतलब एकदम जो है पास में रहेगा, विपक्ष का मतलब जो है सामने रहेगा। तो यहाँ देखिए Cl एक पास में है समपक्ष है, और ये सामने सामने है वो विपक्ष है। तो ज्यामिति में क्या है देखेंगे, यहाँ पास जो है यहाँ पर Cl एक पास हो गया, और En जो है En एक पास हो गया, तो इसको कहा गया क्या समपक्ष है। और यहाँ देखेंगे इसके सामने सामने आमने सामने रहेंगे, उसको कहा जाएगा विपक्ष है। तो यहाँ CO बीच में हो गया, एक केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, 2 Cl था 2 En था, तो यहाँ दोनों बगल में रहेंगे तो समपक्ष, दोनों आमने सामने रहेंगे तो विपक्ष हो जाएगा। तो ये ज्यामितीय समयोता की जो है संरचना हो गया। अगला जो है प्रकाशीय समयोता। प्रकाशीय समयोता का मतलब होता है कि बीच में एक दर्पण लगा रहता है, और यहाँ समपक्ष है और ये कौन सी है विपक्ष हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोनों एक पास में है तो दोनों इधर हो जाएगा
जाएगा, विपरीत हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पर मैंने दर्पण में जब देखा जाएगा ना तो ये वाला Cl इधर आ जाएगा और ये En वाला उधर चला जाएगा। En इधर है तो उधर चला जाएगा, देखिए उधर चला गया। दर्पण में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाते हैं। यह इधर की तरफ रहेगा, दक्षिणावर्त है तो वामावर्त होगा, वामावर्त है तो दक्षिणावर्त हो जाता है। तो ये प्रकाशीय समरूपता में जो है इसकी संरचना बन गया। तो ये दोनों जो है आप लोग जो है संरचना समझ गए होंगे, ज्यामिति और प्रकाश की समरूपता। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न देख सकते। अब अगला जो प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर होता है? न्यूक्लिक अम्लों का जैविक कार्यों को बताइए। यहाँ पर 3 प्रश्न दिया गया है। न्यूक्लिक अम्ल की परिभाषा बताना है और इन दोनों में अंतर बताना है और न्यूक्लिक अम्लों का जैविक कार्यों को जो है बताना है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले हेडिंग नोट करेंगे, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या है? तो कहेंगे यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल में क्या क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है और जो है फास्फोरस जो है जटिल कार्बनिक यौगिक का कोशिका के जो है केंद्रक में ये पाए जाते हैं। इनका महत्वपूर्ण जो कार्य क्या है? तो पहला लिखेंगे, यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। दूसरा जो इनका जो महत्वपूर्ण जो है जैविक कार्य कहाँ प्रयोग करेंगे? आनुवंशिकी जानकारी का भंडारण तथा स्थानांतरण करता है। तो न्यूक्लिक अम्ल की परिभाषा और इसका जो है जैविक कार्यों के बारे में बताया गया। अब अंतर समझ लेते हैं। अब अंतर क्या दोनों में पढ़ना है, अब अंतर के बारे में समझेंगे। अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर। 2 कॉलम बना लेंगे, एक को लिखेंगे न्यूक्लियोसाइड और एक को लिखेंगे न्यूक्लियोटाइड। पहला जो है अंतर क्या है? पहला अंतर होगा, न्यूक्लियो जो साइड है वह क्षारी होता है। क्या होता है? यह क्षारी होता है, तो यह क्या होगा? अम्लीय होता है। पहला अंतर कितना आसान है, कहेंगे यहाँ पर न्यूक्लियो जो साइड है वह क्षारी होते हैं और न्यूक्लियो जो टाइड होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। और इसमें जो होता है यह नाइट्रोजन जो है क्षारक तथा जो है पेंटोस शर्करा से बना है। यह नाइट्रोजन क्षारक तथा क्या है? पेंटोस शर्करा से बनता है। और यह देखिए क्या, यह नाइट्रोजन भी क्षारक है, पेंटोस शर्करा भी है और एक इसमें बढ़ जाएगा, फास्फेट से बना होता है। ये 3 चीज से मिलकर बना होता है। मतलब इसमें न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड तो रह भी करेगा, उसके साथ फास्फेट भी इसमें बना होता है। ये 3 जो है पदार्थों से बना है। कौन कौन? नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोस शर्करा और फास्फेट से बना होता है। तो यहाँ पे 2 अंतर जो है बताया गया और ये 2 अंतर इसमें पूछा भी गया था। 2 अंतर आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पे दिया गया है कि फ्रेयान क्या है? यहाँ पर फ्रेयान तथा टेट्राक्लोरोमेथेन के अनुप्रयोग को लिखिए। निम्नलिखित रूपांतरों के लिए रासायनिक समीकरण भी लिखिए। यहाँ 3 जो है आपको दिया गया है समीकरण, पहला, दूसरा, तीसरा समीकरण। अब तीनों समीकरण को जो है समझेंगे। पहले हम लोग समझेंगे फ्रेयान गैस का कहाँ उपयोग होता है। तो फ्रेयान गैस का उपयोग कहाँ करते हैं, अब उपयोग के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे जो है ना फ्रेयान का जो है अनुप्रयोग बताएंगे कि फ्रेयान गैस कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। पहला जो इसका उपयोग है कहाँ पे करेंगे? रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलन, एसी, एयर कंडीशनर में इसका जो है उपयोग प्रतिशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो एसी में से जो ठंडी हवा निकलता है ना, वह कौन सा गैस निकलता है? फ्रेयान गैस निकलता है, याद रखेंगे। तो रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलन मतलब जो ठंडा करने के लिए इसका प्रयोग जो है किया जाता है। दूसरा जो इसका उपयोग करते हैं फ्रेयान गैस का, एरोसॉल तथा फोम में इसका उपयोग नोदक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो एरोसॉल का उपयोग जो है यहाँ एरोसॉल तथा फोम में इसका उपयोग किसके रूप में करते हैं? नोदक के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर फ्रेयान गैस का 2 अनुप्रयोग बताया गया। मतलब फ्रेयान गैस का एसी में प्रयोग करेंगे और एरोसॉल या फोम में इसका नोदक के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। अब अगला जो प्रश्न इसमें दिया गया है, अब यहाँ पे देख सकते हैं किसका उपयोग करना है? टेट्राक्लोरोमेथेन का जो है अनुप्रयोग करना है। अब तो फ्रेयान का उपयोग समझ गए। अब टेट्राक्लोरोमेथेन, तो टेट्राक्लोरोमेथेन का दूसरा नाम क्या है? तो टेट्राक्लोरोमेथेन का दूसरा नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड कहा जाता है। CCl4 इसको कहा जाता है, ठीक ना। तो इसका उपयोग कहाँ करेंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करेंगे। पहला जो होता है शुष्क धुलाई में विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, अग्निशामक यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है और कीटनाशक दवा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का दूसरा नाम क्या है? टेट्राक्लोरोमेथेन, इसका IPSC नाम होता है। टेट्राक्लोरो जो है क्लोराइड का नाम क्या है? टेट्राक्लोरोमेथेन के नाम से जाना जाता है। और इसको 3 जगह उपयोग बताया गया, शुष्क धुलाई के विलायक में, अग्निशामक यंत्र में, कीटनाशक
दवा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पर जो दिया गया है, अब यहाँ पे जो है अनुप्रयोग समाप्त हो गया। अब यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से जो है पिक्रिक अम्ल कैसे बनता है, तृतीयक जो है ब्यूटील जो है ब्रोमाइड से आइसोब्यूटील ब्रोमाइड कैसे बनेगा, क्लोरोएथेन से ब्यूटेन कैसे बनेगा। अगर ये 3 प्रश्न को तैयार करते हैं तो ये खंड जो है पूरा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे, अब इनके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक अम्ल समझेंगे। अब यहाँ क्लोरोबेंजीन को पहले ले लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड को 300 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं तो यह फिनोल बनता है और उसके साथ NaCl जो है बाहर निकल जाता है। और फिनोल को जो है, फिनोल को नाइट्रिक अम्ल के साथ जो है गर्म करेंगे, किसके उपस्थिति में, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में, तो यहाँ पर जो है पिक्रिक अम्ल बन जाएगा। पिक्रिक अम्ल को दूसरा नाम TNP से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो है NO2 मतलब किस नंबर पर, दूसरे, चौथे और छठवें नंबर पर जो है यहाँ 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रो जो है फिनोल इसको कहा जाता है। इसी को जो है पिक्रिक अम्ल के भी नाम से जानते हैं और उसके साथ जो है जल भी बाहर निकलेगा। दोनों अभिक्रिया जो है संतुलित है। तो क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए 2 रिएक्शन लिखना पड़ेगा। पहले क्लोरोबेंजीन से सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे 300 डिग्री पर, फिनोल बनेगा। और फिनोल को जो है नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में, तो TNP जो बनेगा, ट्राई नाइट्रो जो है फिनोल इसको कहा जाएगा। और यहाँ पे जो इसी को दूसरा नाम पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। अब अगला जो दिया गया है तृतीयक ब्यूटील ब्रोमाइड से आइसोब्यूटील क्लोराइड कैसे बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो लेंगे तृतीयक ब्यूटील को जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया कराते हैं तो यहाँ का OH और इसमें का एक H जो निकल करके H2O बना लेगा और यहाँ से Br और K के साथ मिला करके HBr बना लेगा। और ये जो बनेगा पदार्थ, अब इसके साथ जो है HBr के साथ क्रिया कराएंगे और वो भी पैराक्साइड जो है H2O2 हाइड्रोजन पैराक्साइड के उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ से H वाला इसके पास चला जाएगा और इसके साथ जो है Br जो है यहाँ जुट जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटील जो है ब्रोमाइड इसको कहा जाएगा। हाइड्रोजन पैराक्साइड के जो है मार्कोनी जो है क्राफ्ट का जो नियम है, मार्कोनी एंटी मार्कोनी का जो है नियम यहाँ लागू करेंगे और यहाँ से जो Br उसके पास जाएगा और H जो इसके पास जो है चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बना हुआ है इसी को कहा जाएगा आइसोब्यूटील जो है ब्रोमाइड बनाना था और ये जो बना है आइसोब्यूटील ब्रोमाइड जो है बन चुका है। अब यहाँ लिखेंगे क्लोरोएथेन से ब्यूटेन बनाना है। तो क्लोरोएथेन को जब सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं ना, सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे तो यहाँ ब्यूटेन बन गया, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और उसके साथ NaCl जो है बाहर निकल गया है। तो यहाँ पर जो है क्लोरोएथेन से ब्यूटेन कैसे बनाया समझ में आ गया होगा। इस अपक्रिया को जो है ना 2 बार अपने कॉपी में जब लिखेंगे ना तो आपको अपक्रिया जो है समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 प्रश्न इसमें थे, तीनों प्रश्न जो है खत्म हो गया। तो यह खंड जो है पूरा जो है समाप्त हो गया। अब अगले खंड को समझते हैं। अब अगला जो 5 का ख जो प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रायमंड टीमान अपक्रिया, कोल्बे अपक्रिया और बिलिमेसन ईथर संश्लेषण, इसमें 3 जो है आपको टिप्पणी देना है। रायमंड टीमान अपक्रिया क्या है, कोल्बे अपक्रिया क्या है और बिलिमेसन ईथर संश्लेषण अपक्रिया क्या है, इसके बारे में बताना है। तीनों अपक्रिया के बारे में अब एक अपक्रिया के बारे में समझेंगे। अब काम करेंगे, कोल्बे अपक्रिया जो है हेडिंग को नोट कर लेंगे। और जब यहाँ लिखेंगे जब सोडियम, क्या लेना है यहाँ पर, जब सोडियम फिनाक्साइड, जब लिखेंगे जब सोडियम फिनाक्साइड, सोडियम और क्या लेंगे यहाँ पर फिनाक्साइड को लेकर कितने डिग्री पे गर्म करना है, तो कहेंगे जब सोडियम फिनाक्साइड को 120 से 140 डिग्री सेल्सियस पर CO2 से जब क्रिया कराते हैं, CO2 के साथ, किसके साथ, CO2 के साथ है, CO2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लिखेंगे यहाँ पर अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर बनेगा सोडियम, क्या बनेगा यहाँ पर, सोडियम सैलिसिलिक है, सोडियम सैलिसिलिक, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट बनता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है। इस मिश्रण को पुनः क्रिया कराएंगे, किससे, इस मिश्रण को किससे क्रिया कराना है, HCl से, HCl के साथ क्रिया कराएंगे, HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर अभिक्रिया जब कराते हैं
किसके साथ क्रिया कराएंगे? जब इस मिश्रण को HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर बनता है, अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ बनेगा अब सैलिसिलिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? सैलिसिलिक अम्ल बनता है। सैलिसिलिक अम्ल बनता है, अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को बनता है, इस अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर कोल्बे अभिक्रिया की परिभाषा क्या बना? अभिक्रिया कहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या लेना है? सोडियम फिनॉक्साइड लेंगे। अब सोडियम फिनॉक्साइड का जो है क्या प्रतीक बनता है? तो बेंजीन रिंग में सोडियम फिनॉक्साइड कैसे रहेगा? ये बेंजीन रिंग है और इसमें जो है जुड़ा रहेगा ONA, यहाँ पर ONA जुड़ा रहेगा। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड है। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेंगे, गर्म करेंगे तो यहाँ पर एक केमिकल क्या बनेगा? तो इसका नाम क्या है? और इसका नाम जो है कितना आसान है। अब यहाँ पर जो है COO, देखिए ये COO इसमें का यहाँ पे लेकर के बना लेंगे तो COO और Na एक पास हो गया। COO Na एक पास हो गया। बचा इसमें क्या? तो देखेंगे COO बच गया, यहाँ पर Na हो गया और यहाँ पर बच रहा है यहाँ पर क्या? OH। तो यहाँ OH, इसका नाम टोटल क्या नाम है? इसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट। इसका नाम क्या है? सोडियम सैलिसिलेट। तो ध्यान देंगे यहाँ पर बेंजीन रिंग और ये बेंजीन रिंग हो गया। C ऑक्सीजन 3 गो चाहिए, 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो 2 गो यहाँ है और 1 यहाँ है, 3 हो गया। और यहाँ से जब बॉन्ड लगाएंगे तो एक हाइड्रोजन इसमें से निकलेगा, एक हाइड्रोजन कम होता है यहाँ पर, तो यही हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, OH हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि यह अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं है। तो यहाँ पर सोडियम सैलिसिलेट बना। अब यह सोडियम सैलिसिलेट को जब मिला के गर्म करेंगे किसके साथ? अब यहाँ सोडियम सैलिसिलेट ले लेंगे। यहाँ पर सोडियम सैलिसिलेट का सूत्र क्या है? तो COO और यहाँ पर OH है, ये सोडियम सैलिसिलेट है। अब ये सोडियम सैलिसिलेट को HCl से, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब यहाँ HCl से जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर एक यौगिक और बनेगा और इस यौगिक का नाम क्या रहेगा? तो यह बेंजीन रिंग बन गया, जो बेंजीन रिंग है यही बनेगा और यह बनेगा COO हो जाएगा। जो यहाँ पर COO था तो यहाँ पर COO केवल H रहेगा। क्या रहेगा? यहाँ पर COOH हो जाएगा। इसमें से Na निकल जाएगा, Cl के साथ चला जाएगा, H उसके पास चला गया तो यहाँ पर जो है यहाँ OH रहेगा, H जो है इसके पास चला जाएगा और NaCl के साथ आ जाएगा तो यह बनेगा यहाँ पर NaCl हो जाएगा। तो ये क्या बना? COOH है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर COOH और ये बन गया सैलिसिलिक अम्ल बन गया। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। तो कोल्बे अभिक्रिया में कैसे बोलेंगे? जब सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला के गर्म करेंगे तो सैलिसिलेट बनता है और जब सैलिसिलेट को जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिला के गर्म करेंगे तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है, उसके साथ NaCl बाहर निकल जाता है। तो यह अभिक्रिया आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगला अभिक्रिया पढ़ेंगे अब राइमर टिमान अभिक्रिया क्या है। अगला जो अभिक्रिया है राइमर टिमान अभिक्रिया। राइमर टिमान अभिक्रिया क्या होते हैं? जब फिनोल को, क्या लिखेंगे यहाँ पर? जब फिनोल को किससे क्रिया कराएंगे? तो लिखेंगे यहाँ पर जब फिनोल में क्या मिलाएंगे? जब फिनोल में क्लोरोफार्म, क्या मिलाएंगे? क्लोरोफार्म को मिला लीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर जब फिनोल में क्लोरोफार्म मिलाकर क्या मिलाना है? क्लोरोफार्म को मिलाकर NaOH, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या बनेगा? सैलिसिलडिहाइड बनता है। सैलिसिलडिहाइड जो है बनता है, सैलिसिलडिहाइड
बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? इस अभिक्रिया को राइमन क्या कहते हैं? राइमर टीमान अभिक्रिया कहते हैं। राइमर टीमान अभिक्रिया कहते हैं। इसको 2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है। किसको मिलाना है? जब फिनोल को, अब यहाँ पर फिनोल ले लेंगे और फिनोल में क्या मिलाना है, तो यहाँ फिनोल का सूत्र क्या रहेगा? तो यहाँ पर फिनोल का सूत्र जब बनाएंगे तो यह बेंजीन रिंग हो जाएगा और इस बेंजीन रिंग पर OH लग जाता है तो इसको कहा जाता है फिनोल। और यहाँ लगेगा प्लस CHCl3 क्लोरोफार्म और यहाँ पर NaOH, इसका मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला के गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? तो यहाँ पर बनेगा सैलिसिलडिहाइड बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सैलिसिलडिहाइड का सूत्र क्या होता है? तो बेंजीन रिंग हो जाता है और यहाँ पर CHO लग जाएगा और ऊपर जो है OH ही रहेगा। तो ये बन गया सैलिसिलडिहाइड बनेगा और उसके साथ जो है 3NaCl प्लस 2H2O बनेगा। क्या बनेगा? प्लस, यहाँ लिखेंगे प्लस 2H2O 2H2O हो जाएगा। तो यह जो बन गया इस अभिक्रिया को, और यहाँ संतुलित करने के लिए यहाँ पर 3 लगा लेंगे तो यह अभिक्रिया क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। इसी अभिक्रिया को जो है राइमर टीमान अभिक्रिया कहा गया है। राइमर टीमान अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब जो है फिनॉल की क्रिया किसके साथ कराते हैं? क्लोरोफार्म के साथ कराते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला करके जब गर्म करते हैं तो सैलिसिलडिहाइड बनता है। उसके साथ जो है यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जल जो है बाहर निकलता है। इसी अभिक्रिया का नाम होता है राइमर टीमान अभिक्रिया होता है। तो उम्मीद करते हैं राइमर टीमान अभिक्रिया जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब सीखेंगे अगला अभिक्रिया। तो जो अगला अभिक्रिया है, यह जो अभिक्रिया है विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन जो है ईथर संश्लेषण अभिक्रिया क्या होते हैं? इसमें क्या लेंगे? जब एल्किल, लिखेंगे यहाँ पर जब एल्किल हैलाइड, क्या लेंगे यहाँ पर? एल्किल जो है हैलाइड को ले लेंगे। एल्किल हैलाइड सोडियम एल्किल हैलाइड सोडियम अथवा रहेगा, सोडियम लीजिए या अथवा पोटेशियम लीजिए। सोडियम या पोटेशियम एल्काक्साइड, क्या लिखेंगे यहाँ पर? सोडियम या पोटेशियम एल्काक्साइड जो होता है सोडियम या पोटेशियम का जो है एल्काक्साइड को लेंगे। और यहाँ पर जो है ध्यान देंगे क्या क्या लेना है। यहाँ पर जब एल्किल हैलाइड को लेंगे, सोडियम या पोटेशियम दोनों में से कोई आपको लेना है। उसके बाद के साथ जो है अभिक्रिया कराएंगे, के साथ अगर गर्म करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया करता है या अभिक्रिया करता है दोनों मिला करके, तो क्या बनता है? अभिक्रिया करता है तो ईथर बनता है। क्या बनता है? ईथर बनता है। इस अभिक्रिया को लिखेंगे यहाँ पर, इस अभिक्रिया को विलियमसन ईथर संश्लेषण कहते हैं। अब यहाँ पर इसकी क्रिया को कराया जाएगा। अब क्रिया कैसे होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लेना है आपको? यहाँ पर एल्किल हैलाइड लेंगे। तो एल्किल हैलाइड का जो है प्रतीक क्या होता है? तो एल्किल हैलाइड का मतलब RX, या एल्किल हो गया या हैलाइड मतलब हाइड्रोजन परिवार। और यहाँ पर जो है सोडियम लीजिए या पोटेशियम का जो है, यहाँ पर सोडियम या पोटेशियम का जो है एल्काक्साइड लेंगे। सोडियम या पोटेशियम का एल्काक्साइड हो गया। आज जब यहाँ पे गर्म करेंगे तो यहाँ पर ईथर बनेगा, ROR हो जाएगा, यह बन गया ईथर हो गया। और उसके साथ क्या बनेगा? सोडियम हैलाइड हो जाएगा। हैलाइड मतलब जो यहाँ पर देखिए क्या, कितना आसान है, ROR यह हो गया, Na और X एक साथ हो जाएगा।
अगर यहाँ पर कोई केमिकल के साथ क्रिया कराते हैं, जैसे मान लें यहाँ पर C2H5 अगर लेते हैं और यहाँ पर Br हो गया, प्लस यहाँ पे क्या है Na हो गया, NaO हो गया और R के जगह पर C2H5 हो गया, तो यहाँ पर भी एथिल या एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा और सोडियम के साथ जो है यहाँ पर एथिल लगा भी है और यहाँ पर ऑक्साइड भी है। तो सोडियम ऑक्साइड जो है सोडियम लीजिए या पोटेशियम, यहाँ पर दोनों में से कोई ले सकते हैं। जब गर्म करेंगे तो यहाँ बनेगा C2H5O C2H5 डाई जो है एथिल ईथर इसका नाम हो जाएगा और यहाँ बनेगा सोडियम ब्रोमाइड हो जाएगा। सोडियम ब्रोमाइड मतलब NaBr हो जाएगा। इसी अभिक्रिया को जो है क्या नाम रखा गया, इस अभिक्रिया का नाम रखा गया है विलियमसन जो है ईथर संश्लेषण विधि, इसका नाम रखा गया है। ईथर बनने की क्रिया, कौन बनने, ईथर बनने की क्रिया को जो है विलियमसन जो है ईथर संश्लेषण जो है विधि कहा जाता है। तो 6 का क में जो देखेंगे प्रश्न क्या दिया, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। कैनिजारो क्रिया, एल्डोल संघनन और जो है ईटार्ड जो है अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में जो है समझेंगे। कैनिजारो क्रिया, एल्डोल संघनन और जो ईटार्ड जो है अभिक्रिया क्या है, एक एक अभिक्रिया के बारे में समझेंगे। प्रश्न नंबर 6 का ख में जो है थैलीमाइड संश्लेषण है, युग्मन अभिक्रिया है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। तीनों अभिक्रिया के बारे में समझेंगे, एक एक लाइन जो है आपको बढ़िया से समझाया जाएगा। क्रिया देख सकते हैं थैलीमाइड संश्लेषण जो अभिक्रिया है। अब इस अभिक्रिया के बारे में समझ लेते हैं कि क्या ये अभिक्रिया होता है, और ये अभिक्रिया तो हर साल के पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे जब थैलीमाइड को किसके साथ क्रिया कराएंगे, यहाँ पर जो है कास्टिक पोटास के साथ, कास्टिक जो है पोटास या कास्टिक जो है हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं, कास्टिक हाइड्रा ऑक्साइड, कास्टिक जो है हाइड्रा ऑक्साइड, कास्टिक ध्यान दीजिए, कास्टिक जो है पोटास लिख दीजिए, यहाँ पर कास्टिक पोटास ही ले सकते हैं। कास्टिक जो है यहाँ पर पोटास रहेगा, कास्टिक पोटास के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, क्रिया कराते हैं तो पोटेशियम थैलेमाइड प्राप्त होता है, पोटेशियम थैलीमाइड प्राप्त होता है जिसे एल्किल हैलाइड से क्रिया कराने पर क्या बनता है, एन एल्किल थैलेमाइड प्राप्त हो जाता है। कितना आसान है, कैसे लिखेंगे, जब थैलेमाइड को किसके साथ, कास्टिक पोटास के साथ क्रिया कराते हैं तो पोटेशियम जो है थैलेमाइड प्राप्त हो जाता है, और जिसे एल्किल हैलाइड से जब क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, एन एल्किल थैलेमाइड प्राप्त होता है। इसी क्रिया को जो है यहाँ पर दिखाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो है थैलेमाइड बनाएंगे। अब थैलेमाइड कैसे बनता है, पहले बेंजीन रिंग बना लीजिए, क्या बना लीजिए, बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग बनाने के बाद से, और यहाँ बेंजीन के रिंग के पास, यहाँ पर जो है बेंजीन रिंग के पास जो है CO लगा लेंगे, और यहाँ पर जो है ना NaH लगा लेंगे, क्या लगाएंगे, NaH। ये इसका नाम क्या है, थैलेमाइड है। और किसके साथ क्रिया करेगा, KOH के साथ जब क्रिया करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो अब यहाँ बन जाएगा, यहाँ पर जो बेंजीन रिंग बना लीजिए, पहले बेंजीन रिंग बन जाएगा, और ये जो है CO जो था पहले, CO जो था इसके पास जो है CO उतार लेंगे, और इसके साथ जो कौन आ जाएगा, N और K इसके पास आ जाएगा, तो ये बन जाएगा NK बन जाएगा, और इसके साथ OH और H मिला करके जल जो है बाहर निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन आप लोग समझ में आ गया कितना आसान है, H और OH के साथ मिला करके क्या बाहर निकला, जल बाहर निकल गया। अब जो है अगला काम करेंगे, अब यहाँ पर जो है ना, अब इसको उतार लेंगे। यहाँ पर जो बना है अभी, जो पोटेशियम जो है ना थैलेमाइड बना है, और पोटेशियम थैलेमाइड को यहाँ पर पहले नोट कर लेंगे। पोटेशियम थैलेमाइड जो है यहाँ पर N और यहाँ K आ गया। अब किसके साथ क्रिया करा देंगे, एल्किल हैलाइड RX से क्रिया कराएंगे।
जब आर एक्स से क्रिया कराएंगे ना तो आर के साथ कौन चला जाएगा, आर के साथ जो है देखिए यहाँ पर के और एक्स एक पास हो जाएगा, के और एक्स एक पास हो जाएगा और आर इसके पास आ जाएगा। केवल उतारना है, बस थोड़ा सा समझ लेना, ये अब क्रिया केवल उतारा जाता है। सीओ हो गया, सीओ हो गया, और यहाँ देखिए अब आर इसके पास आएगा, के इसके पास जाएगा, बस हो गया एन, और यहाँ का हो जाएगा आर हो जाएगा, एन आर हो गया, और प्लस जो है यहाँ पर के ई एक्स हो जाएगा। यही जो है थैलेमाइड जो है संश्लेषण अपक्रिया हो गया। और ये जो बना है ना इसका नाम क्या है, इसका नाम है एन एल्केल, एन एल्केल, इसका नाम हो जाएगा एन एल्केल थैलेमाइड, इसका नाम हो जाएगा थैलेमाइड हो जाएगा, ठीक है। ये अब क्रिया समाप्त हो गया। तो कितना आसान है, बस अब देखिए ये क्या हुआ, इसमें एच और ओ एच मिला करके जल बना है, ठीक, जल बन गया। अब यहाँ पे इसको ला दीजिए और आर इसके पास ला दीजिए, के एक्स के पास ला दीजिए, फाइनल। कितना आसान रिएक्शन दिया हुआ है। अब सीखेंगे अगला। अब अगला जो अपक्रिया है कार्बिल एमीन अपक्रिया। कार्बिल एमीन अपक्रिया क्या है, जब एथिल एमीन की क्रिया क्लोरोफार्म तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। इस अपक्रिया को कार्बिल एमीन अपक्रिया कहते हैं। तो कार्बिल एमीन अपक्रिया की परिभाषा बहुत ही आसान है, बस 2 बार पढ़ेंगे ना तो आपकी परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसमें क्या लेना है, सबसे पहले एथिल एमीन लेंगे, यहाँ C2H5NH2 इसका नाम है एथिल एमीन हो जाएगा, और इसका नाम है क्लोरोफार्म CHCl3 क्लोरोफार्म, और यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया कराई जाती है तो C2H5PNC इसका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। उसके साथ जो है पोटेशियम जो है क्लोराइड बनेगा, उसके साथ जो है जल बनेगा। तो इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है, कार्बिल एमीन अपक्रिया कहा जाता है। तो इसमें जो है पेपर में सभी अपक्रिया के बारे में बताया गया, कौन कौन सा अपक्रिया इसमें पूछा गया था, तो सभी अपक्रिया के बारे में इसमें बता दिया गया। तो आज जो है यह पेपर जो है समाप्त हो गया। जो प्री बोर्ड का पेपर हुआ था 2026 में, इसमें सभी प्रश्नों को जो है हल करके बताया गया। यदि सभी भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, वहां पर सभी भाग का जो है वीडियो का जो है लिंक जो है मिल जाएगा, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में जो है इतना ही, मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।